10 साल पहले हमारी दुनिया में गेट्स ओपन हुए जिससे कई सारे मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में अंदर आए। इसी के साथ अवेकन ह्यूमंस अपीयर होने लगे, जहां ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए ये अवेकन्स हंटर बन गए और मॉन्स्टर्स को हंट करने लगे। लेकिन यहाँ पर सभी एक जैसे नहीं है। इसी के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई अवेकन पर्सन अपने पावर को यूज करते हुए क्रिस्टल से उसे बहुत ही जोरों से मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो सभी लोग मिलके उसे बुली कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है मेरा नाम कांग जी यंग है और मैं बस एक लूजर हूँ। इसी के साथ हम वहाँ पर काफी सारे बुलीज को देखते हैं जो उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, हे कीड़े, आखिर तुम कितनी देर तक लेटे रहोगे, जल्दी से उठो और आगे बढ़ो। जहाँ पर कांग कह रहा होता है, इस अवेकन स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल में मेरे पास जो भी एबिलिटी है वो बस रीजनरेट है और कुछ नहीं। इसे एक एस रैंक एबिलिटी माना जाता है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मुझे बस बुली किया जाता है। इसी के साथ इस चीज में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। हम देखते हैं उस चोट से जब वो रीजनरेट हो रहा होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो हमें समझाता है जब मैं रीजनरेट होता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और ये बुलीज मुझ पर अटैक करते हैं, ये मुझ पर हंसते हैं। ये तब भी मुझ पर हंसते हैं जब मेरी हीलिंग पावर की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। और यहाँ तक कि बुलिंग का कोई भी प्रूफ भी नहीं बचता क्योंकि मैं हर बार हील हो जाता हूँ। यहाँ तक कि टीचर, पुलिस, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम एक एस रैंक अवेकन को गवर्नमेंट के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये सब इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरी मॉम की वजह से है। जहाँ पर मेरे डैड जब मैं 5 साल का था तब वो चले गए थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो स्कूल से बुली होने के बाद घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे देखते हुए कह रही होती है, सन तुम यहाँ पर आ चुके हो, आओ और खाना खा लो। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग वहाँ पर आते हुए बैठता है और खाना खाने लगता है, जहाँ पर उसकी माँ उससे कह रही होती है, वैसे तुम्हारा स्कूल कैसा गया? तो कांग कहते क्या स्कूल? हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया था। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, जब मैं एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं तो उसके बाद मैं एक हंटर बन सकता हूँ। इसी के साथ हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुनते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाती है और कहती है, क्या सच में? जहाँ पर कांग मन ही मन कह रहा होता है, तब तक मुझे इसे सहन करना होगा, जहाँ मैं अपनी एबिलिटी से कम एक सी रैंक का हंटर तो बन ही सकता हूँ। जहाँ पर मेरी इनकम ये छोटी होगी लेकिन कम से कम हम इससे कई बेहतर जगह पर तो रह सकेंगे और एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे, एक खुशहाल जिंदगी। ये कहते हैं वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और इसी के साथ ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस दिन उसकी मॉम का बर्थडे आता है। लेकिन हम कांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक होता है, जहाँ पर वो मन ही मन कहता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उन कमीनों ने मेरी मॉम को तब तक पीटा जब तक कि वो मरने की हालत में नहीं आ गई। जहाँ पर लोग ये कह रहे कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कोइंसिडेंटली मेरे मॉम के रेस्टोरेंट पे आए थे। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कांग के मॉम को देखते हैं जो कि वेटर का काम कर रही होती है, जहाँ पर हम उस बुली को देखते हैं जो कि उसकी मॉम को देखते हुए कह रही होती है, वाह तुम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये कहते हुए वो हंस रहा होता है, जहाँ पर वो अचानक से कांग के मॉम के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहता है, वैसे तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं अवेकन हो चुका हूँ और यहाँ तक कि मैं डायमंड को भी बना सकता हूँ। इसी के साथ वो अपने मैजिक से या फिर कहूँ एबिलिटी से एक डायमंड को क्रिएट कर देता है। तो उसे देखते हुए कांग की मॉम अपने हाथ को हटाती है और उससे कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके हाथ हटाने की वजह से उस बुली का जो फोन होता है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जहाँ पर ये देखते हुए कांग की मॉम घबरा जाती है और उस फोन को उठाते हुए कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारा स्क्रीन टूट चुका है, तो आखिर मैं तुम्हें कितना पे करूँ? वो ये कह रही होती कि तभी वो जो बुली होता है वो अपने एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये जो अटैक होता है ये काफी ज्यादा सीरियस होता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम कांग को देखते हैं जो कि ये सब याद करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी दांतों को इस तरीके से दबाता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, सच में मैं उन्हें जानता हूँ जिन्होंने मेरी मॉम के साथ ऐसा किया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये वही बुलीज है जिन्होंने मेरे मॉम के साथ ऐसा किया है। ये कहते वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो इतना गुस्सा हो रहा होता है कि वो अपने दांतों को इतने जोरों से दबाता है कि उसके दांत टूट के नीचे गिरने लगते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ से वो केक भी नीचे गिर जाता है जो कि वो अपने मॉम का बर्थडे बनाने के लिए लेके आया हुआ होता है। इसी के कुछ समय बाद हम उन बुलीज को देखते हैं जो कि एक
पत्थर के पास बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर उन बुलीज में से एक कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि वो ठीक होगी? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है अगर वो मर गई तो क्या होगा? तो उनका लीडर यानी कि मेन बुली कह रहा होता है आखिर इसकी परवाह किसे है? ये कहते हुए वो नीचे उतरता है और अपने दोस्त को पकड़ते हुए कहता है हम इतने ज्यादा यंग है कि हमें लॉ के जरिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसी के साथ हम अवेकेंड है तो इसलिए हमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो उसके साथ ही कहता है लेकिन फिर भी। तो उसका लीडर कह रहा होता है हे मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहली बार किसी को पीटा है? ये कोई नया मामला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कांग पहुँचता है जो कि चिल्लाते उन लोगों से कह रहा होता है आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है, जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कहता है आखिर ये कमीना है कौन? तभी हम देखते हैं कि कांग कहता है मैं पूछ रहा हूँ आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो उनमें से एक पर्सन कहता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? तभी कांग फिर से कह रहा होता है आखिर तुम लोगों ने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया? तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यह देखते हुए वो लीडर कहता है अच्छा तो वो तुम्हारी मॉम थी, वो सच में काफी कमाल की दिखती है। जो कि सुनते हुए कांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखते हुए वो बुली कह रहा होता है क्या सच में तुम ऐसा कर रहे हो? इसी के साथ वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए एक क्रिस्टल रॉड को क्रिएट करता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर दे मारता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है शिट मैंने बकवास में ही उसके साथ फ्लर्ट कर लिया, मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा भी है और वो इतना ज्यादा बेकार है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो जो रॉड होती है वो कांग के गले पे जाके लगती है, लेकिन कांग वो उस रॉड को बहुत ही मुश्किल से बाहर निकालता है, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो वाउंड होती है वो बहुत ही जल्दी हील हो जाती है, जहाँ पर कांग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है तुम कभी ने कही के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखते वो जो बुली होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है वाओ आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुम्हारी एबिलिटी तो काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए काफी सारे रॉड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है और वो कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, लूजर कहीं के। उसकी बात सुनते हुए कांग और भी ज्यादा गुस्सा होता है, वो इतने सारे रॉड को सहने के बाद भी आगे बढ़ता है और कहता है तुम कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। जो कि देखते हैं उनका लीडर कहता है ये सच में आगे बढ़ रहा है, थॉर उसे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो थॉर होता है वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो लाइटिंग के यूज करते हुए कांग को बहुत ही बड़ा शॉक देता है, जिसकी वजह से कांग फिर से घुटनों पे आ जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ हम उस ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर बस कांग की खून के छींटे ही छींटे होते हैं। ये देखते हुए वो बुली और उनके साथी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो बुली कह रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि कांग उस बुली के पैरों को पकड़ लेता है और इसे देखते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो, मेरे रहते हुए तुम कहीं नहीं जा सकते। ये देखते वो बुली और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो अपने हाथों को क्रिस्टल से कवर कर लेता है और काफी तेजी के साथ उसके सर पे पंच करता है और ऐसे ही वो उस पे पंच करते जाता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है तुम बेकार से कीड़े कहीं के, तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो और कुछ नहीं। तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम एक बेकार से गंदे नाली के कीड़े हो और तुम मुझ पर गुस्सा आ रहे हो, ये सब बकवास है। ये कहते हुए वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है, वो उसकी हालत बद से बदतर कर देता है, जैसे कि मानो कांग अभी मर जाएगा। जहाँ पर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है और अपनी साथी से कहता है हे सैंडमैन चलो अपनी पावर को दिखाओ। तो इसकी बातें सुनते हुए वो सैंडमैन होता है, वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए सैंड्स को कंट्रोल करने लगता है। यहाँ पर ये देखते हैं उनमें से वही दूसरा पर्सन कहता है आखिर तुम लोग क्या करने जा रहे हो। तो उसका लीडर कह रहा होता है अपनी बकवास करना बंद करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो सैंडमैन होता है वो कांग को चारों तरफ से रेत से घेर लेता है। इसी के साथ उनका लीडर अपने क्रिस्टल का यूज करते हुए उस सैंड के अंदर काफी सारे कांटों से भरे क्रिस्टल को क्रिएट करता है, जैसे कि मानो वो एक जाल को क्रिएट कर रहा हो जिसके अंदर काफी सारे कांटे हैं। और इसी के साथ वो उन कांटों भरे क्रिस्टल से कांग को सैंड के अंदर बंद करने लगता है, जहाँ पर कांग ये देखते हुए गुस्सा होते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकते, मैं जरूर अपना बदला लूंगा, तुम सभी ध्यान से सुनो, मैं जरूर वापस आऊंगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लीडर होता है वो हंसते हुए कहता है अगर तुम बाहर निकल सको तो कोशिश करके देख लेना। ये कहते वो और उसके साथी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग उसी क्रिस्टल के अंदर बंद होता है, जहाँ पर
उसके अंदर काफी सारे कांटे होते हैं, जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल से कांग फंसा हुआ होता है। वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है, जहाँ पर वो एक ही टाइम पर हील और एक ही टाइम पर घायल हो रहा होता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, शिट शिट शिट, ये क्या बकवास है, मैं इस तरह नहीं मर सकता, मैं ऐसे नहीं मरने वाला। ये कहते हुए वो दर्द के मारे काफी जोरों से चिल्लाता है, जहाँ पर वो पंच मारते हुए उस डायमंड को तोड़ने लगता है, लेकिन उसका पंच किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसी के साथ वो जिस जगह में कैद है वो बस कांटों से भरा हुआ है। तो अगर वो पंच मारने की कोशिश भी करेगा तो उसे ही दर्द होगा। जहाँ पर वो ये देखते हुए कह रहा होता है, ये डायमंड है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये टूट सकेगा। तो ये अचानक वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो भी कम होने लगता है। वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। वो कहता है, यहाँ पर तो हवा भी नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, आखिर ये सब क्या है। यहाँ तक कि मेरी रीजनरेट एबिलिटी की वजह से मैं जबरदस्ती जिंदा हूँ, लेकिन मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी ये बहुत ही दर्द के साथ आता है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वो चिल्ला रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वैसे गाइस तुम लोग ही सोचो, तुम बस इतना ही सोचो कि तुम बस हजारों छोटे छोटे सुई के ऊपर लेटे हुए हो, सोचो कैसा दर्द हो रहा होगा। लेकिन उससे कई हजार गुना ज्यादा यहाँ पर कांग को दर्द हो रहा होता है, जहाँ पर वो और इसे सहन नहीं कर पाता। वो उनमें से एक क्रिस्टल को पकड़ते हुए अपने सीने में डाल देता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वो अपनी मॉम को देखता है, जहाँ पर उसकी आंख फिर से खुलती है और वो कहता है, लेकिन ये बेकार सी रीजनरेटिव एबिलिटी ये मुझे मरने तक नहीं देती है। सच में मैं पावरलेस हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं। तभी वो शांत होता है और कहता है, लेकिन क्या ऐसा उस टाइम मॉम को ही फील हुआ था? ये कहते ही वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो जोरों से उन क्रिस्टल पे वार करने लगता है और कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बड़े बिलबोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, हम आपके पास मीटिंग हंटर्स के साथ लाइव है, और इसी के साथ हम यहाँ पर फेमस एस रैंक हंटर्स के साथ है, जहाँ पर ये तीनों अपनी काइंडनेस की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है, वैसे आप लोगों को दूसरों की मदद करके कैसा लगता है? तो उनमें से एक पर्सन कहता है, हमने हमेशा ये महसूस किया है कि जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, और हम अब भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये तीनों वही बुल्लीज है जो कि अब एस रैंक हंटर्स बन चुके हैं, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी वो जो रिपोर्टर होता है वो उनसे कह रहा होता है, वैसे मेरे पास और एक क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि आज से 5 साल पहले एबिलिटी के आउटरीच की वजह से आपने एक सिविलियन को हर्ट किया था। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो बुली होता है वो कहता है, वो मेरी क्लोज फ्रेंड की मॉम थी। ये कहते हुए वो रोने लगता है, मतलब ऑब्वियसली वो एक्टिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है, ये तब की बात है जब मैं एक स्टूडेंट था और उसमें मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसी वजह से मैं अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी के साथ वो मजमून कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, सच में मुझे ये नाटक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ वो सभी के सामने कहता है, मैंने उनसे माफी मांगी थी, लेकिन तब से मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं फिर से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा दरवाजा उसके ऊपर आके गिरता है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है, अब ये क्या बकवास है। अभी हम देखते हैं कि उस पर्सन को देखकर सभी लोग घबरा रहे होते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं, जिसने दरवाजे को फेंका था, जहाँ पर वो सभी लोग कह रहे होते हैं, एक मॉन्स्टर, भागो यहाँ से। ये कहते हुए सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो अपने कदम को अंदर रखता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो पैर होता है वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर का पैर होता है, जहाँ पर वो बुली उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। इसी के साथ सीन कुछ टाइम पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं, जो कि अभी भी उस चीज के अंदर कैद होता है और वो अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो महिमन कहता है, आखिर कितना टाइम बीत चुका है, कितने मंथ या फिर कुछ साल, लेकिन इस डायमंड में यहाँ तक कि थोड़ा सा भी खरोच तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि पहले से बदल गई है,
मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी ये दूसरों से अलग है। लगातार खुद को चोट पहुंचाने की वजह से मेरी एक्सक्लूसिव रीजनरेशन ट्रिगर हो चुकी है, जहां पर मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन में रीजनरेट हो चुका हूँ। मेरी बॉडी के अंदर की जो बोन्स है वो बाहर आ रही है, वो मेरी स्किन के ऊपर चढ़ रही है। मैंने अपनी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन जब मैं रीजनरेट होता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। मेरा खून चारों तरफ बिखरा हुआ है, मेरा मांस फटा हुआ है और मेरी हड्डियाँ ये टूटी हुई है। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ये मरने से ज्यादा बदतर है और ये यहाँ तक कि चलते आ रहा है। आखिर मुझे कब तक ये सहना होगा। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है वो और कोई नहीं बल्कि कांग होता है और वो उस बुली को काफी जोर से पंच मारता है, जहाँ पर वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। ये देखते हुए उसके जो साथी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो अपने सामने कांग को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है। वो अभी भी उन बातों को याद कर रहा होता है जो कि इन लोगों ने उससे कही थी कि अगर तुम बाहर निकल सको तो आओ, कोशिश करो। ये सब याद करते हुए कांग कहता है मैं बाहर आ गया, तुम कमीने कही के। ये सब देखते वो दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ उनका लीडर उठता है और कहता है आखिर ये क्या बकवास है, जल्दी जाओ उसे मार डालो। जो कि देखते हुए थॉर अपनी लाइटनिंग का यूज करता है और काफी तेजी के साथ कांग के ऊपर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन कांग उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ पर वो धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाता है और पलक झपकते ही थॉर का सर धड़ से अलग कर देता है। उसे देखते हुए बाकी दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए सैंडमैन भी आगे बढ़ता है और सैंड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो आसपास के पत्थर को उठाते हुए उसे एक जगह कैद कर देता है। लेकिन ये वो कांग नहीं जो कि हुआ करता था। वो बहुत ही इजीली उन पत्थर को तोड़ देता है और आते हुए सैंडमैन के जबड़े को पकड़ लेता है और उसे उखाड़ फेंकता है। वो उसे पंच पे पंच करे जा रहा होता है और ऐसा बदला शायद ही आज तक किसी ने लिया होगा। तभी हम देखते हैं कि वो बुली उसके पीछे आता है और अपने हैंड को हार्ड करते हुए उसके ऊपर काफी जोरों से पंच करता है, लेकिन उसका जो क्रिस्टल होता है वो उसके पंच से ही टूटने लगता है। जहाँ पर ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो काम को खत्म करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करता है और बहुत सारे क्रिस्टल के नीडल से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि उसके आर पार होती है। ये देखते हुए वो बुली चैन की सांस लेता है और सोचता है कि कांग मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से कांग हिलता है, वो उठने की कोशिश करता है। ये देखते हुए वो बुली और भी ज्यादा हैरान होता है। वो घबराते हुए अपनी पूरी बॉडी को डायमंड से कवर कर लेता है और उसके ऊपर पंच पे पंच मारते जाता है। वो उसके ऊपर काफी सारे पंच मारता है, जैसे कि मानो वो अभी कांग को मार डालेगा। वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी कांग अपने दांतों से उसके पंच को पकड़ लेता है और सिर्फ अपने दांतों से ही उसके क्रिस्टल को तोड़ने लगता है, जो कि देखती वो बुली और भी ज्यादा हैरान होता है। उसकी बहुत ही ज्यादा फट जाती है। तभी हम देखते हैं कि कांग अपने बोन को उसके आर पार कर देता है, जिससे कि दर्द के मारे वो बुली चिल्ला रहा होता है। वो अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कांग उसके हाथ को छोड़ता नहीं। वो बुली अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ पे वो अपनी पूरी पावर लगाते हुए अपने डायमंड्स को यूज करते हुए उसके आर पार कर देता है, लेकिन कांग उसके हाथ को फिर भी नहीं छोड़ता। वो अपने दांतों से ही उसके हाथों को अलग कर देता है, लेकिन ये मौका देखते हुए वो बुली वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से कांग उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हील हो जाता है। वो आगे बढ़ते हुए उसके सारे के सारे डायमंड्स के नीडल्स को अपने हाथों पे लेता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए वो बुली बहुत ही ज्यादा घबराता है। वो रोते हुए उससे कह रहा होता है प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कांग फिर भी नहीं रुकता। वो उन सारे के सारे नीडल्स को उस बुली के आर पार कर देता है। वो उसे बिल्कुल वैसा ही बना देता है जैसे कि उस बुली ने कांग के ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर वो बुली ये देखते हुए कहता है आखिर तो तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी बातें सुनते हुए कांग अपने चेहरे पर लगे हुए उस बोन को बाहर निकालता है, जहाँ पर उसे देखते हुए वो जो बुली होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उससे पहले की बात याद आती है, जहाँ पर वो कांग को वॉर्म कह के पुकारा करता था। वो याद करते हुए वो कहता है कि क्या ये तुम हो वॉर्म। हम देखते हैं कांग उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है और उसे काफी जोर से पीटने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वो उसे इस कदर मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि कोई उस बुली की लाश को भी नहीं पहचान पाएगा। और इसी के साथ कांग का बदलाव पूरा होता है, जहाँ पर जमीन पर बस खून ही खून बिखरे हुए होते हैं और उसी खून पे वो अपनी परछाई को देखता है, जहाँ पे वो कोई कांग नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने मॉम के सामने होता है,
जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम अब ठीक नहीं हो सकती। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जहाँ पर वो अपने कॉन्शियसनेस में बिल्कुल भी नहीं है। ये सब देखते हुए कांग बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा रोता है। इसी के साथ हमें अगले दिन एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम काफी सारे हंटर्स को देखते हैं जो कि मिलकर उस डंजन को क्लीन कर चुके होते हैं। जिसमें से एक हंटर एक लेडी से कह रहा होता है, तुमने सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, तुमने तो कहा था कि तुम पहली बार गेट के इतने अंदर जा रहे हो, है ना? लेकिन तुम तो कमाल की हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लड़की हंसने लगती है, जहाँ पर वो सभी लोगों को कह रही होती है, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। तभी उनमें से एक पर्सन आगे आता है और कह रहा होता है, ऑफ कोर्स हम इसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। और इसी के साथ वो सारे के सारे लोग उसकी तरफ बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जहाँ पर वो पर्सन कह रहा होता है, गेट के अंदर क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता। ये कहते हुए वो सभी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, जहाँ पर वो आदमी उस लेडी को पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है, यहाँ से निकलने में 1 महीना लगेगा और मैं वो 1 महीना तुम्हारे साथ बिताने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए वो उसके करीब बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जहाँ पे ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। सभी लोग ये देखते बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, ये क्या हुआ, आखिर ये सब कैसे हुआ? तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक पर्सन आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कांग होता है। उसे देखते वो सारे के सारे हंटर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई और मॉन्स्टर है? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, बकवास बंद करो और उसे मारो। वो सभी मिलकर कांग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कांग को उससे कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर उनमें से एक सामुराई उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड ही टूट जाती है। जहाँ पर पलक झपकते ही उसकी भी मौत हो जाती है, जो कि देख के बाकी दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो और एक हंटर कहते कि ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं? वो लोग कह रहे होते कि तभी कांग एक स्लैश के साथ उन दोनों के सिर को अलग कर देता है। जहाँ पर वो आगे बढ़ता है, उसे देखती हुई वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। जहाँ पर कांग उस लेडी को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है, जो कि देखती हुई वो लेडी रोते हुए उससे माफी मांगती है और उससे कह रही होती है, मुझे बचाने के लिए तो थैंक यू। वो ये कह रही होती कि तभी कांग उसके सिर को भी धड़ से अलग कर देता है और उसे भी बुरी तरीके से मार देता है। ऐसा मानो ये कांग पहले की तरह नहीं है, ये बिल्कुल बदल चुका है। इसी के साथ सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं, जो कि उन्हीं पुलिस को मारते हुए वहाँ पर बैठा हुआ होता है और काफी ज्यादा उदास होता है। तब इसके पीछे से एक आवाज आती है, वो उसे कह रही होती है, अमेजिंग, तो अपना बदला लेने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लेडी होती है, जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? तो वो लेडी उससे कहती है, मैं कोरिया का हंटर एसोसिएशन हेड सिम जेयून हूँ। तो कांग उससे कह रहा होता है, आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो? सिम उससे कहती है, मैं तुम्हें बस 5 साल पहले हुए इंसिडेंट से अब तक देख रही थी। तो उसकी ये बात सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कांग काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है, तुम अपनी मॉम को बचा सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग रुक जाता है, लेकिन उसका ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा का पूरा जगह हिल जाता है। जहाँ पर कांग हैरान होते हुए उससे कह रहे होते, क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो लेडी कह रही होती है, तुम्हारी मदर, मैं उसे जगा सकती हूँ, मैं उसे बचा सकती हूँ। यहाँ तक कि अगर इस दुनिया में अगर कोई एक ऐसा रैंक हीलर है तो वो मैं हूँ। उसकी बातें सुनते हुए कांग उससे कह रहा होता है, आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? तो सिम हंसने लगती है और उससे कह रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि हॉस्पिटल उसे बचा सकती है? वो तुम्हारी मदर को नहीं बचा सकती। अगर उन्हें बचाना होता तो वो पहले बचा लेते जब तुम अंडरग्राउंड के अंदर थे। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मायूस होते हुए उससे कह रहा होता है, आखिर तुम क्या चाहते हो? तो ये सुनते हुए सिम मुस्कुराते हुए कह रही होती है, प्रॉब्लम यह है कि आजकल के हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जहाँ पर ज्यादातर मिलिट्री फोर्सेस हंटर्स को मैच नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो उनके आस पास भी नहीं आते। यहाँ तक कि आजकल के हंटर्स न्यूक्लियर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन उनका थैंक्स उनकी वजह से गेट के अंदर के जो मॉन्स्टर्स है वो ज्यादातर मारे जा चुके हैं। हालांकि ये गेट्स ये अभी तक गायब नहीं हुए हैं, जहाँ पर ये गेट्स मॉन्स्टर के बिना एक रास्ते के रूप में यूज किया जा रहा है, जहाँ पर नेचर उन्हें यूज करते हुए हंटर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ भले ही हमारी कंट्री में इतने ज्यादा हंटर्स नहीं हैं, लेकिन जापानीज हंटर्स के इन्वेडिंग की वजह से हमें झुकना पड़ रहा था जब तक कि तुम अपीयर ना हुए। और अगर हम हमारे हंटर्स के साथ जापान को रिस्पॉन्ड करें तो ये बिल्कुल एक वॉर में बदल जाएगा, लेकिन अगर एक मॉन्स्टर हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं तुमसे ये कह रही हूँ, मैं तुम्हारे मॉम को बचाऊंगी अगर तुम हमारे मॉन्स्टर बन जाओगे तो। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, हमें जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है।
इसी के साथ हम जापान के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जिसके सामने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस खड़े होते हैं, जहाँ पर वो उससे कह रहे होते हैं क्या गेट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है। तो ये सुनते ही वो जो मिनिस्टर होता है वो कहता है नहीं। तो वो प्राइम मिनिस्टर बहुत ही जोरों से टेबल पर अपने हाथ को मारते हुए कह रहा होता है तो फिर क्यों हमारे हंटर्स अभी तक कोरिया पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ हमें इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया जाता है ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर रियोजाकी जुयुतो है, जहाँ पर वो डिफेंस मिनिस्टर उससे कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ, जल्दी इसे ठीक कर दूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर उससे कह रहे होते हैं तो बताओ आखिर तुम क्या करोगे। ये सुनते ही वो जो पर्सन होता है वह हंसते हुए कह रहा होता है मैं इस परेशानी को खुद से सॉल्व करूंगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो पर्सन है ये जापान का नंबर 1 हंटर एकोसाई कागेरू है। इसी के साथ वो वहाँ से आगे निकलते हुए अपने मैनेजर से कहता है जल्दी से मेरी स्वॉर्ड को प्रिपेयर करो। तो ये सुनते ही वो लेडी उससे कह रही होती है क्या आप अकेले जाने वाले हैं। तो कागेरू कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं अकेले जाने वाला हूँ। उसकी मैनेजर उससे कह रही होती है लेकिन ये थोड़ा सा रूड लगता है, जो हंटर्स पहले भेजे गए थे वो सभी एलाइट्स थे, तो आखिर आप दूसरों के साथ क्यों नहीं जाते। तो इसकी बातें सुनते हुए कागेरू उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। ये सुनते हुए वो लेडी उससे माफी मांगने लगती है। इसी के साथ हमें उसे डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागेरू अंदर आता है। इसी के साथ वो अंदर आते हुए मनीमन कह रहा होता है यूजलेस बास्टर्ड्स आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये अभी तक मरे नहीं है। इसी के साथ वो पलक झपकते ही उन सभी को मार डालता है और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो कुछ देखता है जहाँ पर ये देखते हुए वो मनीमन कहता है रुको आखिर ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं जहाँ पर कांग सभी हंटर्स के लाशों के ऊपर बैठा हुआ होता है जैसे कि मानो वो एक बॉस मॉन्स्टर है। ये देखते हुए कागेरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, वो काफी तेजी के साथ कांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कांग काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर करता है। जो कि देखते हुए कागेरू कहता है मेरी स्वॉर्ड को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इसी के साथ वो अपनी कागेरू फर्स्ट मून टेक्निक को यूज करता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर वो कांग को पीछे हटा देता है और उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी भी कर देता है। इसी के साथ वो सेकंड मून का अटैक करता है और कांग को और भी ज्यादा जख्मी करते हुए कह रहा होता है तुम्हारी एक्सोस्केलेटन ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसी के साथ वो फिर से थर्ड मून का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार कांग काफी इजीली उसे डॉज करता है और बहुत ही तेजी के साथ उसके गले पे वार करता है। लेकिन कागेरू भी कम कहा, वो उसके अटैक को काउंटर करता है और कांग के हाथ को अलग कर देता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है लेकिन मेरी स्वॉर्ड ये हीरे को भी काट देती है। और इसी के साथ वो पलक झपकते ही कांग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जहाँ पर वो कहता है क्या इतने सारे हंटर्स इस बेवकूफ से हार गए, ये तो बेकार था। अफसोस की बात है कि ये मॉन्स्टर ये काफी ज्यादा बेकार है। यहाँ पर हम कांग को देखते हैं जिसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड को याद करता है और मनीमन कहता है डैड वो हमेशा काम की वजह से बिजी रहते थे, लेकिन वो हमेशा वार्म और फ्रेंडली थे, मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लेकिन एक दिन इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कांग के डैड जॉब से घर आए हुए होते हैं और वो खाने के लिए कुछ लेके आए हुए होते हैं। ये देखते हुए छोटा कांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और अपने डैड के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, जो कि देखते हुए कांग के डैड उसे बचाने के लिए आगे आते हैं और इसी के साथ कांग की वजह से उसकी डैड की मौत हो जाती है। ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है और मेरे डैड मेरी वजह से चले गए, उनकी मौत की वजह से उनका बिजनेस भी खत्म हो गया और आखिर में हम कर्जे में डूब गए, जहाँ मेरी मॉम के कोमल हाथ वो काम करते करते कठोर हो गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को काम करते हुए देखता है, जहाँ पर वो कहता है मॉम क्या तुम ठीक हो। तो उसकी मॉम बड़े प्यारे स्माइल के साथ उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन जब रात होती थी तो उसकी मॉम वो रोती थी। ये देखते हुए कांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। वो कहता है हर रात मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मेरी मॉम मेरी वजह से रो रही थी, मेरे जैसे किसी को जिंदा नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ वो एक ब्लेड लेता है और अपने आप को काटने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे देखती है और ये देखते बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग अपना हाथ काट चुका होता है, लेकिन वो हील होते हुए कहता है मॉम मुझे लगता है कि मैं अवेकन हो चुका हूँ। और इसी के साथ टीवी में एक खबर चल रही होती है, जहाँ पर नेशन का नंबर 1 हंटर ग्यूम गैंग का इंटरव्यू चल रहा होता है और उसे देखते हुए कांग अपने मॉम को गले लगाता है और कहता है मॉम मैं भी एक दिन जरूर एक हंटर बनूंगा और आपको खुश रखूंगा।
लेकिन अब प्रेजेंट में उसकी मॉम मरने की हालत में है। इसी के साथ में थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। वैसे गाइस इस सीन को लेकर कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करना। हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिन कांग से मिलने के लिए आई हुई होती है, जहाँ पर सिन उससे कह रही होती है वर्ल्ड का बैलेंस ये बिगड़ चुका है, कई नेशंस पहले ही हंटर्स के जरिए कॉन्क्योर कर लिए गए हैं, जहाँ पर नेशंस पर हंटर्स के जरिए कब्जा कर लिया गया है और अभी हमारा बिगेस्ट एनिमी जापान है। तो प्लीज हमारा मॉन्स्टर बनो और उन्हें हंट करो। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हमें जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कागेरू का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है और कहता है मैं काफी समय तक यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वैसे मुझे कोरिया जाना होगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि कागेरू को अचानक बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पैरों पे कांग अपने मुंह से अटैक करता है और उसके पैरों को काटने लगता है। जहाँ पर ये देखते हुए वो कहता है कि क्या इसकी एबिलिटी रीजनरेशन की है? मैंने अभी इसके सर को धड़ से अलग कर दिया था लेकिन ये फिर भी जिंदा है। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए फिर से उस पर काफी तेजी के साथ अटैक करता है, जहाँ पर वो अपनी और एक टेक्निक कागेरू फेडरल 12th मून का अटैक करता है और उस पर काफी सारे अटैक करता है। और सच में मैंने ऐसा सीन कभी किसी दूसरे एनिमे में देखा होगा। वो पलक झपकते ही कांग के हजारों लाखों टुकड़े कर देता है। वो उसके इतने सारे टुकड़े करता है कि उसके जो टुकड़े होते हैं वो उस डंजन से बाहर रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं, जहाँ पर कागेरू कांग के करोड़ों टुकड़े करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी होता है। वो आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे टांगों पर काटेगा, मुझे हीलिंग की जरूरत है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है कि तभी और एक बोन आते हुए उसके दूसरे पैरों पर लगती है और उसे घायल कर देती है, जो कि देखते हुए कागेरू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कांग आता है और कांग का ये जो रूप है ये सच में किसी को भी डरा सकता है और सिर्फ इसके पिक्चर देखने से ही मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि आखिर इसका एनीमे कब आएगा। खैर हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ कागेरू की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए कागेरू भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इसी के साथ हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, तो जहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पर काफी सारे हंटर्स को देखते हैं, जहाँ कागेरू की मैनेजर कह रही होती है लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या हमें फिर भी इतने सारे लोगों की जरूरत है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे इलाइट हंटर्स यहाँ पर है। तो प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं उसे अंदर गए हुए 3 दिन हो गए हैं, इसीलिए मुझे ये चेक करना है। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं जो डंजन का टाइम है और जो रियल वर्ल्ड का टाइम है वो बिल्कुल अलग चलता है, तो इस वजह से टाइम में कंफ्यूज मत होना। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे होते हैं डिफेंस मिनिस्टर जापान का नंबर 1 हंटर है, मुझे इस पर भरोसा है। लेकिन वो कुछ कहने वाला होता है कि तभी अचानक से कागेरू का सर बाहर आके गिरता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी डंजन से कांग बाहर आता है। ये देखते हुए वो प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी कांग उसके भी सर को अलग कर देता है। इसी के साथ हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन का मैनेजर उससे कह रहा होता है आखिर आपका प्लान क्या है? उसने ग्युमगाम के बेटे को भी मार डाला है और अगर ग्युमगाम को पता चल जाए तो सिन कह रही होती है हाँ मुझे पता है, तब हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो मैनेजर कहता है लेकिन उसे जापान भेजना। तो सिन कह रही होती है क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो? अगर वो जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ryuzaki zyuto, जापान का प्राइम मिनिस्टर और जापान का नंबर 0 SSS रैंक हंटर के खिलाफ जीत जाए तो क्या होगा? हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है, जहाँ पर वो अपनी पूरी पावर से कांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है 3 साल पहले नॉर्मल गेट से आए हुए ज्यादातर मॉन्स्टर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया और पूरी की पूरी दुनिया हंटर्स की पावर से डर रही थी और इसीलिए कुछ कंट्रीज ने हंटर्स को खत्म करने की कोशिश की लेकिन वो फेल रहे। जहाँ पर दुनिया भर के हंटर्स ने इसे देखा और इसके बाद या तो उन्होंने अपने नेशन के साथ समझौता कर लिया या फिर अपने ताकत से कंट्री पर अपना कब्जा जमा लिया, जहाँ पर उनमें से हर एक हंटर्स ने अपने अपने तरीके से जीत हासिल की। और इसी के साथ वो कंट्री जो कि हंटर्स के जरिए जीता गया था वो था जापान। और इसका रीजन काफी ज्यादा सिंपल था, क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो SSS रैंक हंटर था, जहाँ पर वो अवेकन होने से पहले ही काफी ज्यादा एग्रेसिव था। जहाँ हंटर सिस्टम के अपीयर होने के बाद उसने साउथ कोरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये एम्बिशन ये तब और ज्यादा बढ़ गई जब वो मॉन्स्टर अपीयर हुआ। इसी के साथ हम उसी प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि कांग की हालत बिल्कुल खराब कर देता है
है वैसे गाइस इस प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवा में इसके कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया, मतलब कि डिजाइन को चेंज कर दिया गया है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। खैर हम देखते हैं कि कांग रीजनरेट हो रहा होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है ये तो रीजनरेट हो रहा है, और एक पर्सन कह रहा होता है प्राइम मिनिस्टर प्लीज इसे हम दोनों पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि जापान का 7th रैंक जीडाइमारू और जापान का 8th रैंक टाकू दोनों ही आगे बढ़ते हैं और कांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर जीडाइमारू कह रहा होता है एक मेयर मॉन्स्टर जो कि रीजनरेट कर सकता है, लेकिन उसे हमारे हाथों मरना होगा। ये कहते ही वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांग काफी इजीली उनमें से एक का सर पकड़ लेता है और दूसरे के सर को धड़ से अलग कर देता है, जहाँ पर वो पहले वाले के सर को पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटक के कुचल देता है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते कि क्या आखिर ये क्या है, और एक पर्सन कह रहा होता है आखिर हमारे हंटर्स के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसी हुई। अभी प्रिंसिपल रियुज़ाकी आगे बढ़ता है और अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं सभी को मार डालूंगा, मुझे इससे फाइट करने दो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। इसी के साथ वो अपनी पहले की बातों को याद करता है, जहाँ पर ठंड का मौसम था और बर्फबारी हो रही थी। रास्ते के किनारे एक छोटा सा बच्चा उसी बर्फ में बैठा हुआ था और वो अनाथ था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रियुज़ाकी उसे देखते हैं और उसके पास आते हुए उससे कह रहे होते हैं किड आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। तो छोटा सा बच्चा उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो रियुज़ाकी उसे देखते हुए काफी ज्यादा उदास होते हैं, जहाँ पर वो उसे उठाते हुए कहते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, तुम मेरे साथ चलो। इसी के साथ वो उसका नाम पूछता है, जहाँ पर वो जो छोटा बच्चा होता है वो उससे कहता है मेरा नाम कागेरू है। और इसी के साथ हमें पर्सन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कागेरू के सर को देखते हैं, जिसे देखते हुए प्राइम मिनिस्टर रियुज़ाकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी बॉडी गुस्से में लावा की तरह उबल रही होती है। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ कांग के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देते हैं, जहाँ पर वो कांग के ऊपर अटैक पटैक करते जाता है। उसकी हालत वो बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है, यहाँ तक कि वो कांग के आंख को भी बाहर फेंक देता है, जहाँ पर वो लावा का यूज करते हुए कांग को पूरी तरीके से पिघला देता है, जो कि देखिए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं ये तो अमेजिंग है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्टेड था वो कमाल के है। इसी के साथ हम प्राइम मिनिस्टर रियुज़ाकी को देखते हैं, जो कि उसे मारने के बाद कागेरू की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांग फिर से रीजनरेट हो रहा होता है, जो कि देखते प्राइम मिनिस्टर रियुज़ाकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ सीन सीधे पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियुज़ाकी और कागेरू मिलके काफी सारे लोगों को मार देते हैं, जहाँ पर कागेरू कह रहा होता है मैंने इन सबको मार डाला है। तो रियुज़ाकी उससे कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया है। तो कागेरू उससे कहता है इसमें कोई भी बात नहीं है। तो रियुज़ाकी कहता है हमने भी बहुत ही मुश्किल से जापान पर कब्जा किया है और अब हमारा अगला टारगेट साउथ कोरिया और चाइना है, लेकिन अगली बार शायद तुम मर सकते हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रुकने दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कागेरू उससे कहता है आप ही वही थे जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था, नहीं तो मैं सड़क पर मर जाता, तो इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी भर आपका कर्जा चुकाता रहूंगा। हालांकि एक चीज है जो कि मैं चाहता हूँ, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या मैं आपको फादर कह सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए जो रियुज़ाकी होता है वो उससे कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए कागेरू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो रियुज़ाकी कहता है यहाँ तक कि तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा कह सकते हो, तुम्हें इसके लिए मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। यहाँ पर रियुज़ाकी उसे अपने बेटे की तरह मानता था, जहाँ पर कागेरू भी उसे अपने फादर की तरह मानता था। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, वो पूरी की पूरी जगह लावा में धंस रही होती है, जहाँ पर हम रियुज़ाकी के वाइफ को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए वहाँ के आसपास की जगह को फ्रीज करने लगती है ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। यहाँ पर हम रियुज़ाकी को देखते हैं जो कि अपने फुल मैग्मा फॉर्म में होता है, जहाँ पर कांग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो उसे देखते हुए रियुज़ाकी कह रहा होता है मेरा हर एक सिंगल सेल, मेरी पूरी बॉडी मैग्मा से सिंथेसाइज है और मैं तुम्हें पिघला कर गायब कर दूंगा। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ लावा से उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर वो उसके पूरे के पूरे मांस को पिघला देता है, लेकिन कांग फिर भी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखते हुए रियुज़ाकी और भी ज्यादा गुस्सा होता है और काफी तेजी के साथ उस पर लावा से और अटैक करता है, जहाँ पर वो वहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्केनो क्रिएट कर देता है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियुज़ाकी उसे पूरी तरीके से पिघला देता है और वो अपनी वाइफ से कह रहा होता है हाना में। उसकी वाइफ आगे बढ़ती है, जहाँ पर रियुज़ाकी कहता है तुम्हारा वो हाथ। तो हाना में आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से उस पूरी की पूरी जगह को फ्रीज करने लगती है,
मतलब कि वो लावा के ऊपर वाली परत को पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है और इसी के साथ उस लावा के अंदर कांग होता है, जहाँ पर उसका एक एक सेल पूरी तरीके से पिघल रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें साउथ कोरिया के क्योंगकांग गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी पर्सन का ऑपरेशन हो रहा होता है, जहाँ पर एक लेडी उसका इलाज कर रही होती है और वो जिस पर्सन का इलाज कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि वही बुल्ली होता है, जहाँ पर उसकी आंखें खुलती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्केनो क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर यूज़ाकी जियोतो सभी लोगों से कह रहा होता है सिर्फ कुछ ही नंबर्स यहाँ पर रुकेंगे और सभी लोग वापस लौट जाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ हम कांग के हाथ को देखते हैं जो कि यहाँ पर फ्रीज होता है, जहाँ पर वो कहता है फक, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ, ये लावा ऐसे मुझे रोक नहीं सकती। इसी के साथ वो अपना हाथ हिलाता है, वो फिर से रीजनरेट होने लगता है, जहाँ पर वो दर्द को सहते हुए कह रहा होता है ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने हजारों बार एक्सपीरियंस किया है, तो ये इतनी आसानी से मुझे रोक नहीं पाई। हम देखते हैं कि लावा उसे पिघला रही होती है, उसे खत्म कर रही होती है, लेकिन इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है कि वो लावा के अंदर भी रीजनरेट हो रहा होता है और इसी के साथ वो उस लावा से बाहर आता है, जहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को देखता है जो कि देखते रियुजाकी की वाइफ कह रही होती है ये अभी भी जिंदा है, तो रियुजाकी कहता है हाना में हंटर्स को यहाँ से ले जाओ और छिप जाओ। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ वहाँ पर नीचे कूदता है, जिसकी वजह से कांग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पर हाना में ये सब देखते घबरा रही होती है और अपने पहले की बातों को याद करती है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जुयोतो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा ही कर रहा होता है, तो उसे देखते हुए हायातो कहती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो, मैग्मा रीजनरेशन ये कोई ओमनीपोटेंट नहीं है। तो रियुजाकी जुयोतो कहता है द 4 ग्रेट हंटर नेशन यूएसए, चाइना, रशिया, जापान, लेकिन जापान ये कमजोर हो रहा है और अगर हम साउथ कोरिया को ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो आया तो उसके पास आते हुए क्या रही होती है, लेकिन इसकी वजह से हमारे कई सारे हंटर्स मारे जाएंगे। तो वो कहता है मैं बस ज्यादा से ज्यादा फाइट कर सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, और भले मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। इसी के साथ वो आगे आते हुए काफी तेजी के साथ कांग को हिट करता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। वो उस पे पंचेस कर रहा होता है, वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर कांग बस उसके अटैक को अपने ऊपर ले रहा होता है, जहाँ पर रियुजाकी उसके ऊपर और एक अटैक करता है और कांग के हाथ पैरों को पूरी तरीके से काट देता है। इसी के साथ वो उसे पंच मारते हुए उसे लावा के अंदर फिर से ले जाता है, जहाँ पे कांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायातो बाकी सभी लोगों से कह रही होती है प्राइम मिनिस्टर ने हमें यहाँ से निकलने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर रहूंगी तो इसलिए बाकी तुम सभी लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी वो सभी लोग वहाँ पर झुक जाते हैं और कहते हैं हमें माफ करना, लेकिन हम सबको प्राइम मिनिस्टर से बहुत ही ज्यादा मदद मिली है, तो इसलिए हम आखिर तक उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियुजाकी जुयोतो कांग का सर पकड़ते हुए उसे लावा के अंदर ले जा रहा होता है, जहाँ पर वो कांग की पूरी बॉडी को तबाह कर देता है, यहाँ तक कि कांग का एक टुकड़ा भी नहीं बचता। दूसरी तरफ बाहर सभी लोग रियुजाकी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियुजाकी जुयोतो के ऊपर जो कांग का बचा हुआ टुकड़ा होता है उससे कांग रीजनरेट होने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से लावा के अंदर से बाहर आता है, जो कि देखते हुए जुयोतो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसके पीछे आने लगता है, लेकिन कांग वहाँ से निकलते हुए अचानक से हायातो के पास आ जाता है, जहाँ पे वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पर ये देखते हुए हायातो वो कांग को फ्रीज करने लगती है। बाकी सभी लोग ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर रियुजाकी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ जो बाकी सभी हंटर्स होते हैं वो सभी कांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से कांग के ऊपर अटैक होता है। तो यहाँ पर हम रियुजाकी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए कांग के हाथ को काट देता है और अपनी वाइफ को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांग आगे बढ़ता है और अचानक से जियोतो के गले को काट देता है, वो उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे हायातो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। सभी लोग एक साथ कांग के ऊपर अटैक करते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हायातो ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। सभी लोग उससे कह रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की वाइफ क्या तुम ठीक हो, तो ये सब देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जियोतो का सर भी फ्रीज हो चुका होता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग ने इसका गला काटा था, जहाँ पर वो पूरा फ्रीज हो चुका था। अचानक उन्हें एक आवाज आती है और उनके सामने से कांग दौड़ते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए हायातो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये देखते हुए वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है और उसके सामने जुयोतो होता है,
जहाँ पर जुयो तो उसे देखते हुए कह रहा होता है तो तुम जाग गए हो। देखते हुए हान हमें उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है मुझे अभी एक बहुत ही बुरा सपना आया था, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। और ये कहते वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से फ्रिसेस की आँख खुलती है और उसके सामने जुयोतो का सिर पड़ा हुआ होता है। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ वो देखती है कि कांग वहाँ पर सभी को मार चुका होता है। ये देखते हुए वो अपने आप को ही फ्रीज कर देती है और खुद को ही मार डालती है और इसी तरह जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर यहाँ पर खत्म होता है। जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि उसी पोर्टल से वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें साउथ कोरिया क्योंकांग गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें माना स्टोन स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी बुली को देखते हैं। जहाँ पर उसे देखते हुए वो लेडी कह रही होती है ताइसू ऐसा लगता है कि तुम इसे बहुत ही ज्यादा कर रहे हो, सिर्फ तुम ही बचे थे जिसके पास थोड़ा सा मान हवाजा था और हमने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से बचाया है। जहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड्स तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ उनके पास जरा से भी माना नहीं बचा था इसलिए वो मर गए थे। तो वो कह रही होती है लेकिन आखिर क्यों? तो ताइसू कह रहा होता है वो बच्चा जिसके साथ मैं बचपन में खेला करता था वो ब्लड गेट से बच गया और उसने मुझे मार डाला, वो कमीना कहीं का। और इसी के साथ वो अपने हाथ को एक क्रिस्टल में बदल देता है और इस बार ये क्रिस्टल ये रेड कलर का होता है। जहाँ पे हमें इसके बारे में बताया जाता है कि उनकाम गिल्ड ये हान ताइसू है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने शर्ट को ओपन करता है उसके ऊपर काफी सारे सील्स होते हैं जहाँ पर वो उस लेडी से कह रहा होता है इस सील को रिलीज करो। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये एस रैंक हंटर है लेकिन सील हटने के बाद आखिर ये किस रैंक का हंटर होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो काफी मुश्किल से उस सील को तोड़ देती है। जहाँ पर ये देखते हुए ताइहून कह रहा होता है तो फिर ठीक है क्योंकांग गिल्ड के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पे एक पर्सन उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है जैसे कि आपने कहा था हम आपके सामने हैं। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या? मैंने सोचा था कि ये मर गया है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है जाहिर तौर पर वाइस गिल्ड मास्टर ने उसे रिवाइव किया है। अभी वहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है वो मॉन्स्टर जापान को तबाह करने के बाद गेट के अंदर मूव कर गया है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ये क्योंकांग गिल्ड का इंटेलिजेंस टीम का हेड है जो कि एस रैंक का हान क्यों चान है। जहाँ पर वो कह रहा होता है आपके जरिए बुलाए जाने का मतलब यही होगा, जो कि सुनते हुए तायुन कहता है उस कमीने को मार डालो। तो हान कांगचन कह रहा होता है जैसे कि हमारे मास्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। खैर हम क्योंकांग गिल्ड का इंटेलिजेंस टीम अपनी जान की शपथ लेती है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए अचानक से तायुन उसके गले को धड़ से अलग कर देता है जो कि देखते हुए बाकी तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जिसमें से एक पर्सन कह रहा था मास्टर ये क्या था? तो तायुन कह रहा होता है ये आदमी ये पहले कोरियन हंटर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था और क्योंकि मैंने 3 साल पहले एसोसिएशन को अब्सॉर्ब कर लिया था इसकी वजह से क्योंकांग कोरिया में डोमिनेट कर पाया। और इसी के साथ वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जहाँ पर ये देखते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है उसकी एबिलिटी ऐसे रैंक की टेलीकिनेसिस है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ताइहून उसे भी मार डालता है जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी ताइहून से कह रही होती है क्या तुम्हारी ये सील्स ये सचमुच हटानी होगी? तुम्हारी एबिलिटी ये कर्स्ड है। तो ये सब याद करते ताइहून कह रहा होता है नहीं ये सबसे बेस्ट है। इसी के साथ वो बाकी सभी लोगों से कह रहा होता है क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? क्योंकांग गिल्ड जिसकी टोटल नंबर्स 1528 है तो चलो स्ट्रॉन्ग बनने में मेरी मदद करो। ये कहते हुए वो सभी को मारने लगता है। जहाँ पर ये देखते हुए वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ताइहून उन सभी को मारते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कुछ समय के अंदर वो उन सभी को मार डालता है और काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पर वो लेडी उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? तो वो उससे कह रहा होता है नहीं उस कमीने ने ट्रिपल एस रैंक के प्राइम मिनिस्टर को मार डाला तो इतना भी काफी नहीं है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस कमीने को मार के छोड़ूंगा, उस कीड़े मतलब कांग जिहंग को, इसीलिए मैं रशिया जा रहा हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम सिन को देखते हैं जिसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से कांग बाहर आता है जो कि देखते सिन उससे कह रही होती है वेलकम। इसी के साथ हमें सिन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। वो मनी मन कह रही होती है मैंने तुरंत उसे हील करना शुरू कर दिया। मेरी एस रैंक की हीलिंग एबिलिटी अपनी एक एक माना को यूज करके डैमेज सेल्स को रिस्टोर करती है और इसमें मुझे काफी समय लग गया है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे बचा सकती हूँ। इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है जहाँ पर वो बाहर आते हुए हाफते हुए कह रही होती है अगर मैं ऐसा ही हर दिन करूँ तो वो अगले सप्ताह तक जाग जाएगी। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है जो कि देखते हुए कांग उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी अमाउंट में माना को खर्च करना पड़ रहा है। आखिर तुम ऐसा करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही हो? तो इसकी बातें सुनते हुए वो कांग के हाथ को पकड़ लेती है और उसे अजीब तरीके से देखते हुए कह रही होती है क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन तभी कांग अपने हाथ को हटा देता है। जहाँ पर सिम कह रही होती है लेकिन ये वैसे ही है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। तुम्हारा बीस्टिफिकेशन ब्लड गेट के जरिए प्रोग्रेस हो चुका है और 15 साल पहले जब इस दुनिया में गेट्स अपीयर हुए तो ये गेट्स धीरे धीरे हमारी दुनिया पर ओपन हुए और ये ब्लड गेट्स में बदल गए। लेकिन जब से मिस्टर जे यंग यहाँ से बच के बाहर निकला है, इसकी चेंजिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा स्पीड पकड़ने लगी है और इसके रिजल्ट के तौर पे दुनिया भर के सभी गेट्स ब्लड गेट्स बनते जा रहे हैं। जहाँ से बहता हुआ माना वो तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा है और इस माना फ्लो के टर्म्स में अगर एक रेगुलर गेट एक छोटा सा होल है तो फिर एक ब्लड गेट को एक पैसेज माना जाता है जहाँ पे ये गेट्स कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और इसी के अंदर से एक चीज बाहर आ रही है जो कि तुम्हें ही ढूंढ रही है। जो कि सुनते हुए कांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ हमें कई सारे ब्लड गेट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आ रहे होते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा सिटी तबाह हो गया होता है। तभी ये सब देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। चारों तरफ बस केओस ही भर जाता है, हर तरफ बस मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर किम कांग गिल्ड हमें आंसर क्यों नहीं कर रहा, जल्दी से बताओ आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो वो जो दूसरा पर्सन होता है वो कह रहा होता है क्योंकि वो जो गिल्ड है उसे खत्म कर दिया गया है। ये सुनते प्रेसिडेंट और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर वो कह रहे होते कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है हम इसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता, आखिर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें दूसरे देश से मदद मांगनी चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन के समान है, सबसे पहले मार्शल लॉ को डिक्लेयर करो। तो ये सुनते हुए पर्सन कह रहा होता है लेकिन मिलिट्री इनके खिलाफ इफेक्टिव नहीं होगी, वो तो बिल्कुल चीटी के जैसे है। तो प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। वैसे भी क्यों कांग गिल्ड यही हमारा सब कुछ नहीं है, हमारे पास दूसरे भी हंटर्स है जो कि कोरिया का सेकंड रैंकिंग गिल्ड डोजा गिल्ड है जिसमें ए रैंक का जियोन वुजिन और ए रैंक की कांग साही है। इसी के साथ कोरिया की थर्ड रैंकिंग गिल्ड वाइनल गिल्ड जिसमें ए रैंक का वाइनल मैन है। इसी के साथ ए रैंक की एस्पर वुमेन है। तो वैसे मुझे ये एस्पर वुमेन बिल्कुल सुपर वुमेन के जैसी क्यों लग रही है। खैर आगे बताया जाता है कोरिया का फोर्थ रैंकिंग गिल्ड यानहाक गिल्ड जहाँ पे ए रैंक का यानहाक और ए रैंक का नाम जून यंग है। तो वो डायरेक्टर कह रहा होता नहीं, वो सारे के सारे हार चुके हैं। ये सुनते हुए प्रेसिडेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है जहाँ पर ये सारी तबाही देखते हुए कांग कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो सिम कह रही होती है आखिर अब तुम क्या करोगे। इसी के साथ हम आगे देखते हैं जहाँ पर एक लेडी नीचे गिरी हुई होती है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कांग पहुंचता है और उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में बांट देता है। जहाँ पर वो मनीमन कह रहा होता है जब मैं उस ब्लड गेट के अंदर मर गया था तो इसके माना ने मुझे मॉन्स्टर बनाने की कोशिश की, मैं बहुत ही मुश्किल से इसे सहन कर पाया और रिजल्ट के तौर पे मुझे एक एबनॉर्मल रीजनरेशन एबिलिटी मिली। लेकिन पता चला कि ये मामला ऐसा नहीं था, ये माना मुझे कभी भी मरने नहीं देगी जब तक कि मैं एक मॉन्स्टर यानी कि कंप्लीट मॉन्स्टर नहीं बन जाता। मैं बस अपनी मॉम के ठीक होने के बाद एक अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन आखिर तुम लोग मुझे तो अकेले क्यों नहीं रहने देते। इसी के साथ वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के सर के 2 टुकड़े कर देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कोई एक पोर्टल के जरिए उसे देख रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या ये वही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस जगह पे काफी सारे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है और उसके पीछे एक अजीब सी चीज होती है जहाँ पर वो कह रहा होता है क्या ये वही है जो इस क्रैक की वजह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग अपने पहले की बातों को याद करता है जहाँ पर वो डॉक्टर सिम से कह रहा होता है ठीक है मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालूंगा, बस मेरी मॉम को सेफ रखकर उनका इलाज करते रहो। तो सिम कह रही होती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ, मैं उसे एसोसिएशन के अंडरग्राउंड बंकर से ठीक कर दूंगी, तो प्लीज डटकर मुकाबला करो। ये सारी बातें याद करते हुए कांग उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है जहाँ पर वो मनीमन कह रहा होता है ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स ये फीमेलर है, ये वही लोग हैं जिनके साथ में उसे ब्लड गेट में लड़ा था और एक गेट से कितने मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं इसकी भी एक लिमिट है क्योंकि कुछ ही समय के बाद सारे के सारे एक्टिविटीज स्टॉप हो जाएगी। और इसी के साथ मैंने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला और अगर मैं इसे जारी रखूं तो मैं खुशी से रह सकूंगा। तभी अचानक से उसके सर पे आते हुए गोली लगती है जो कि देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और पीछे देखता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारी मिलिट्री आर्मी उसे मारने के लिए आई हुई होती है। जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कंपनी मास्टर क्या ये सही है, वो किसी पर्सन को नहीं मार रहा है बल्कि वो सिर्फ
मॉन्स्टर्स को मार रहा है। तो वो लीडर कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस पर अटैक करो, यही इस पूरे डिजास्टर की वजह है और हमेशा तब तक बांध रखेंगे जब तक कि कोई हंटर यहाँ पर नहीं आ जाता। ये कहते वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कांग उन सभी को मार चुका होता है। वो पूरी तरीके से खून से लथपथ होता है और सिम की बातों को याद करता है जहाँ पर सिम उससे कह रही होती है लेकिन सावधान रहना क्योंकि सामने एक ब्लड गेट ओपन हुआ है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कांग मनीमन कह रहा होता है मॉन्स्टरिफिकेशन को सप्रेस करना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। इसी के साथ वो अपने हाथों पे एक सर को देखता है जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपनी पहले के बातों को याद करता है, जहाँ पर वो याद करता है कि उसे कैसे बुली किया जाता था, उसे बहुत ही तड़पाया जाता था। इसी के साथ वहाँ पर उसका एक दोस्त भी था, जहाँ पर वो उसे ऐसे बुले होते देख उसके पास आता है और उससे कहता है आखिर वो कमीने करना क्या चाहते हैं हान ताइसू, और वो कमीने आखिर वो तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग कहता है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, खैर इस दर पर तुम्हें भी चोट लग सकती है तो स्कूल में तुम ऐसे दिखावा करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो। तो ये सुनते हुए इसका साथी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कह रहा होता है हे कांग क्या तुम पागल हो चुके हो। लेकिन कांग उसकी बातें नहीं सुनता, जो कि देखते हुए उसका दोस्त उसे गाली देते हुए वहाँ से चले जाता है। जहाँ पर ये सब याद करते हुए कांग कहता है और इस तरह वो मेरा बचपन का दोस्त, मैंने सोचा कि उसने मुझे छोड़ दिया लेकिन वो बस सबूत इकट्ठा कर रहा था। और ये सारी बातें उसकी दाहिनी आंख से देखी गई। उसकी दाहिनी आंखों में ऐसी पावर थी जो कि हर चीज देख सकती है। उसने सारी बातें पुलिस के एजुकेशन ऑफिस में भेज दी लेकिन उसके अगले दिन ही उसकी आंखें निकाल ली गई। हमें दिखाया जाता है कि उसकी ये हालत देखते हुए कांग काफी ज्यादा रो रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त उससे कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना कांग, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे साथ और स्कूल जा पाऊंगा। ये देखते हुए कांग रोने लगता है और कहता है हान ताइसू वो कमीना, ये सारा काम उसका है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए उसका दोस्त कहता है तुम कुछ नहीं करोगे। तो कांग उससे कह रहा होता है तुमने अपनी एबिलिटी को खो दिया है ना, अब तुम क्या करोगे। तो वो उससे कह रहा होता है इसके बारे में चिंता मत करो, वैसे भी अगर लाइफ कुछ खास नहीं हुई तो मैं आर्मी को ज्वाइन कर लूंगा। इसी के साथ में पर्जन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कांग के सामने उसके दोस्त का सर होता है, यानी कि उसने ही अपने दोस्त को मार डाला, जहाँ पे वो उसके सर को लेते हुए काफी जोर से रो रहा होता है। तभी सारे के सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो काफी तेजी के साथ उन सभी को पलक झपकते ही मार देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट अपने मैनेजर से कह रहा होता है आखिर ये क्या है। तो वो मैनेजर कहता है इस मॉन्स्टर ने क्योंकांगल के मास्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर को मार डाला है, यही पर्सन इन सारी तबाही का जिम्मेदार है। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमें इसे मार देना चाहिए। तो वो प्रेसिडेंट कह रहा होता है लेकिन आखिर हमारे लोगों को क्यों मार रहा है। तो मैनेजर कहता है ये हम नहीं जानते, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे बाकी के मॉन्स्टर्स भी नहीं मार सकते हैं। इसी के साथ ये ब्लड गेट्स ये दुनिया भर में फैलने लगे हैं, हम अब और देर नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कह रहा होता है तो फिर हमारे हंटर्स के बारे में क्या। तो वो पर्सन कहता है वो सभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं जल्दी से फॉरेन हंटर ब्यूरो को कांटेक्ट करो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी से कह रहा होता है वो मॉन्स्टर जिसने कोरिया और जापान के हंटर को मार दिया, क्या उसने ये सब ब्लड गेट की वजह से किया। खैर वो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स और लोगों को मार चुका है। और ये जो पर्सन है ये चाइना का नंबर 1 SSS रैंक लुन जुगुआंग है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम और एक लेडी को देखते हैं जो कि कांग को देखते हुए कह रही होती है ओह शिट आखिर ये चीज क्या है। इसी के साथ में बताया जाता है ये जो पर्सन है ये रशिया का नंबर 1 SSS रैंक व्लादिमीर रुसाना है। दूसरी तरफ हम और एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मैं सुन सकता हूँ, मैं दर्द से चिल्लाते हुए लोगों को सुन सकता हूँ, मुझे जाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए और एक पर्सन कहते थे क्या आप ये क्या कह रहे हैं, अगर आप चले गए तो रशिया के वार का क्या होगा। तो वो जो हंटर होता है वो उड़ते हुए कहता है वार। इसी के साथ वो वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका करता है और कहता है ये तो खत्म हो चुका है। इसी के साथ में बताया जाता है ये अमेरिका का नंबर 1 SSS रैंक स्टीवन लूकस है। सीन चेंज होता है, हम कांग को देखते हैं जो कि उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहा होता है उस ब्लड गेट के अंदर मैंने 5 साल बिताए, जहाँ ना तो मैं खा सकता था, ना ही कुछ पी सकता था और ना ही मैं सो सकता था। मैं लगातार स्ट्रगल करता रहा सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मैं पूरी तरीके से मर गया था और हर बार जब मैंने अपनी रैशनैलिटी को खो दी तब मॉन्स्टरिफिकेशन होना शुरू हुआ और तब मुझे सिर्फ 2 ही फेस दिखाई दे रहे थे, हॉस्पिटल पर लेटी हुई मेरी मॉम और उस कमीने का फेस जिसने ये सब किया था। और इस तरह मैंने अपने गुस्से को फिट किया और मॉन्स्टरिफिकेशन को रोका और अब ये ब्लड गेट से निकलने वाली माना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है
और जैसे जैसे मैं इसके करीब जाता हूँ इसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल होते जाता है। उस वजह से मैंने यहाँ पर कई सारे लोगों को मार दिया, मासूम लोग, बेगुनाह लोग जिसकी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी। क्या मैं इस सारे पाप का प्रायश्चित कभी कर पाऊंगा? वह ये कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है जहाँ पर उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हंटर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि स्टीवन लूकस होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है जिस साल इस दुनिया में गेट्स अपीयर हुए थे उस दिन क्रिसमस के दौरान हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर स्टीव लूकस वहाँ का फादर होता है जहाँ पर वो क्रिसमस को अटेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे गेट्स अपीयर हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। वहाँ पर कोई भी हंटर्स नहीं था। जहाँ पर ये देखते लूकस सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग जल्दी से ये जगह छोड़ दो, दरवाजे का यूज करो और यहाँ से निकलो। तो और एक पर्सन कह रहा होता है फादर आपको भी यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त अटैक होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सारे के सारे मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारे जाते हैं और इसी के साथ हम लोग उसको देखते हैं जिसके 2 विंग्स बाहर निकलते हैं और इसी के साथ वो अवेकेंड हो जाता है। जहाँ पर हमें बताया जाता है वो अमेरिका का सबसे बिगेस्ट चर्च था जहाँ पर 1 लाख लोग थे। लेकिन फिर भी उन 1 लाख लोगों में से सिर्फ 138 ही लोग थे जिन्हें बहुत ही ज्यादा कम चोट आई और वहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं हुई। जहाँ पर बचपन में कांग भी लूकस को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता था। लेकिन अब स्टीवन लूकस उसके सामने है और उसे मारने के लिए खड़ा है। जहाँ पर ये सब देखते हुए कांग मनी मन कह रहा होता है आखिर हमारे देश में क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि लूकस उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन कांग फिर से हील हो जाता है। जो कि देखते लूकस कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और इसी के साथ वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस पर काफी तेजी के साथ अटैक करता है। जहाँ पर जो कांग होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी वो मनी मन कह रहा होता है जो अवेकन पर्सन होते हैं वो दूसरे अवेकन पर्सन के साथ ट्रांसलेशन के बिना माना के जरिए बात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लूकस उस पे और एक अटैक करता है। लेकिन तभी कांग कह रहा होता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लूकस रुक जाता है और उससे कहते कि क्या तुम एक पर्सन हो? तो कांग उससे कह रहा था प्लीज मेरी बात सुनिए और इसी के साथ उसे सारी की सारी बातें बता देता है। जो कि सुनते हुए लूकस उससे कहता है तो ये सब हुआ था। ये कहते हुए वो उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है शायद ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हुआ होगा है ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो कांग कह रहा होता है मेरा नाम कांग जियंग है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूकस कहता है मैं लोगों को बचाने के लिए फाइट करता हूँ, फिर भी आज मैंने उनमें से कई सारे लोगों को मार दिया और उन्हें ना भूलने के लिए मैं उनमें से हर एक के नाम को अपने बॉडी में इनग्रेव करता हूँ। ये कहते हुए वो अपने कपड़े को उतारता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में हर एक पर्सन का नाम लिखा है जिसे उसने मारा था। जहाँ पर वो कांग से कहता है कांग जियंग मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। लेकिन इस टाइम ये कैलेमिटी ये पूरी दुनिया में फैल गया है और बहुत से लोग मारे जाएंगे। तो मुझे माफ कर देना कांग जियंग, मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और इसी के साथ वो कांग का नेम अपने गले में लिख देता है। जो कि देखते हुए कांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि लूकस काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम सिम को देखते हैं जो कि कांग की मॉम को हील कर रही होती है और ये सब देख रही होती है। जहाँ पर कांग की मॉम को ठीक करते हुए वैसे भी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन ये सब देखते हुए उसकी हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। हम SS रैंक हंटर रुसाना को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए कह रही होती है लानत है लूकस वो कमीना पागल हो चुका है, उसने बैटलफील्ड पर सभी लोगों को मार डाला और कोरिया चला गया, क्या वो इस समय अपनी पावर को बचा रहा है? तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर उसे रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है हम लोगों ने अपनी 80% फोर्सेस खो दी है, यूर हाइनेस फ्रंट लाइन पर बने रहना ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है और इस रेट पर अमेरिकन हंटर्स हमें मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो भी मर जाता है। जो कि देखते हुए रुसाना काफी ज्यादा गुस्सा होती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम हान ताइसू और उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है अगर हम उस आर्केटिक मॉन्स्टर को पकड़ सके तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों उसी चर्च पे आते हैं जहाँ पे उनके सामने कोई होता है और इसी के साथ हान ताइसू कहता है
मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर पकड़ूंगा। हमें रशिया के नंबर 1 SSS रैंक व्लादिमीरा रुसाना को दिखाया जाता है, जहां रशिया के 80% फोर्सेस तबाह हो चुके हैं और अगर ऐसे चलता रहा तो अमेरिका के हंटर्स जीत जाएंगे। ये सब देखकर रुसाना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है शिट, अगर हम उस आर्केटिक मॉन्स्टर को कैप्चर कर सकते तो हम जीत जाते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हान ताइसू आता है और कहता है वो मॉन्स्टर मैं उसे तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा। इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, आर्केटिक मॉन्स्टर। ये दुनिया का सबसे पहला SSS रैंक्ड मॉन्स्टर है और इसके ओपिनियंस के साथ रशिया का आर्केटिक बेस ये पूरी तरीके से तबाह हो गया, जहाँ पर रशियन गवर्नमेंट जो कि इस गेट और यहाँ के मॉन्स्टर को इग्नोर कर रही थी, उन्होंने इससे लड़ने के लिए अपने सारे के सारे फोर्सेस को दांव पर लगा दिया, लेकिन वो लोग फिर भी फेल हो गए। जहाँ पर कुछ काम ना आने पर उन्होंने आखिर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज किया। नेशन के सारे अटैक्स यूज हो गए, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं। जहाँ पर इतने सारे न्यूक्लियर अटैक की वजह से वहाँ पर रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन फैलने लगी और इसी की वजह से रशिया का नॉर्थ प्लेस मॉन्स्टर्स के लैंड में बदल गया। जहाँ पर इसके बाद अपने फंड को रिकवर करने के लिए उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हान ताइसू को देखते हैं जो कि रुसाना के सामने आते हुए कह रहा होता है वो मॉन्स्टर मैं उसे आपके लिए मार डालूंगा। जिसे देखते हुए रुसाना कहती है क्या तुम एक कोरियन S रैंक हंटर, ये क्या बकवास है। ये कहते हैं वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है यहाँ पर तुम बिना किसी परमिशन के आ गए हो और ये कह रहे हो कि तुम एक S रैंक हंटर जो कि एक SSS रैंक आर्केटिक मॉन्स्टर को हरा सकता है, क्या बकवास है। ऐसा लगता है कि तुम खुद मरना चाहते हो। ये कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को इंक्रीज करती है और उनके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हान ताइसू और वो लड़की नीचे झुक जाते हैं। जहाँ पर हान ताइसू कहता है तुम यहाँ पर हो ये सब उस मॉन्स्टर की वजह से है और मैंने ये भी सुना कि अमेरिका ने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया है। तो उसकी बातें सुनते हुए रुसाना से कहती है तुम कभी नहीं कही कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसी हुई। ये कहते हुए वो प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तभी हान ताइसू बहुत ही गुस्से में कहता है मैं उसे हरा सकता हूँ। रुसाना उससे कहती है तुम जैसा एक लो रैंक का हंटर आखिर रेडियो एक्टिविटी के अंदर कैसे जाएगा, क्या तुम अंदर जा सकते हो। तो हान ताइसू कहता है हाँ मैं अंदर जा सकता हूँ। वो उससे कह रही होती है कि तुम्हारे पास कोई शील्ड है और अगर होगी भी तो भी ऐसी कोई चीज इस हाई कॉन्सेंट्रेशन रेडियो एक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, ये बिल्कुल यूजलेस होगा। तभी वो अचानक कुछ देखती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो हान ताइसू के अजीब ऑरा वाले शील्ड को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। ये देखते वो उससे कहती है आखिर तुम क्या हो। हम देखते हैं कि हान ताइसू के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पर रुसाना उससे कह रही होती है कोई बात नहीं, अगर तुम उस आर्केटिक मॉन्स्टर को डिफीट कर दो तो मैं तुम्हें 30% नहीं मैं तुम्हें आधे मॉन्स्टर्स की माना स्टोन्स दूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए हान ताइसू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है जो भी हो मैं उसे जल्दी मार डालूंगा और वापस आऊंगा। ये कहते हुए वो उस आर्केटिक मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लूकस को देखते हैं जो कि कांग को मार रहा होता है। वो उससे कहता है मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और ये कहते हुए वो कांग को मार डालता है। जहाँ पर हम एक दीवार के पीछे देखते हैं कि कांग का एक टुकड़ा बचा हुआ होता है जिससे कि वो रीजनरेट हो रहा होता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से रीजनरेट होते हुए कहता है ये चीज मैं इसे फेस नहीं कर सकता हूँ, आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लूकस उसके सामने आ जाता है और फिर से उसे गले लगाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसे मारते हुए कहता है तुम जैसे चाहे वैसे मुझे हर्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें इससे अच्छा महसूस होता है तो तुम ऐसा करो। तो काम कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो लूकस कहता है लेकिन अगर तुम्हारी रीजनरेशन भी लिमिटलेस होगी लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारता रहूंगा, हर बार मारता रहूंगा। ये देखते हुए काम कहता है नहीं ऐसा मत करो। इसी के साथ वो हमें बताता है मेरी एबिलिटी एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पर मैं अपने स्किन को एक्सोस्केलेटन के साथ कवर कर सकता हूँ। लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, ये बहुत ही ज्यादा दुखता है। हर एक बार जब मैं रीजनरेट होता हूँ या फिर जब मैं मरता हूँ तो मुझे वो सारी चीजें महसूस होती है जो कि एक इंसान को महसूस होती है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है लेकिन मैं उसे रिवेंज या फिर होप के जरिए सह लेता हूँ। हालांकि लूकस के इंस्टेंट डेथ अटैक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से मेरी रीजनरेशन इमीडिएटली रिपीट करनी पड़ रही है। ये इजीली उन सारे के सारे पेन को सरपास कर जा रही है जिसे मैंने पहले सहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जितनी बार रीजनरेट होता है उतनी ही बार लूकस उसे मारते जाता है और ये प्रोसेस सिर्फ 1-2 बार या फिर 100 बार नहीं बल्कि हजारों लाखों बार हो रहा होता है, जैसे कि मानो वो किसी लूप में फंस गया हो जहाँ पर वो बस रीजनरेट होता है और मरते जाता है। और हर बार जब वो मरता है उसे बहुत ही
ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करता है जहाँ पर हान ताइसो उसके पास आता है और उससे कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। तो कांग उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी हान ताइसो फिर से कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। तो कांग कहता है ये लूकस का वीडियो है, एक ऐसा हंटर जिसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा आइडल है। तो उसकी बातें सुनते हुए हान ताइसो कहता है हाँ उसकी एबिलिटी वो सच में कमाल की है। बाय द वे तुम्हारी एबिलिटी क्या है। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग उससे कह रहा होता है मेरी एबिलिटी ये एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन है। वो ये कह रहा होता है कि तभी हान ताइसो उसे काफी जोर से मारते हुए दूर फेंक देता है और कहता है सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर इतनी सारी मौत मरते हुए कांग कह रहा होता है आखिर मेरे साथ ही क्यों, आखिर हमेशा मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है। ये कहते हुए वो अपनी सारी की सारी बातों को याद करने लगता है। वो कहता है आखिर मैंने किया ही क्या है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी उसके अंदर का छोटा वाला कांग उससे कहता है यहीं पर ही रुक जाओ, लूकस सही है, अगर हम जिंदा रहे तो हमारी वजह से कितने सारे इनोसेंट लोगों की जान जाएगी, लेकिन अगर हम मर जाएंगे तो हमारी मॉम वो जिंदा रहेगी और यही हमारे लिए काफी है। तभी कांग बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है बकवास करना बंद करो। और इसी के साथ वो लूकस पर अटैक करता है जहाँ लूकस तो उसे आसानी से मार देता है, लेकिन कांग भी उसे चोट पहुंचाने में कामयाब होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, हर कोई ये फाइट देख रहा होता है। इसी के साथ हमें एक जगह लूकस के बेटे को देखते हैं जो कि अपने ही डैड को देख रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम सिम को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो फिर भी कांग के मॉम को हील कर रही होती है। जहाँ पर ये देखते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है प्रेसिडेंट प्लीज रुक जाइए, अगर आप ज्यादा करेंगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिम के आंखों से, मुंह से, नाकों से खून निकल रहा होता है और अचानक से वो नीचे गिर जाती है। ये देखते हुए वो लेडी उसके पास आती है और उससे कहती है प्रेसिडेंट कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहती है ये ट्रीटमेंट खत्म हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि कांग की मॉम की आंखें खुलती है। सीन चेंज होता है, हमें रशिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हान ताइसो को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है कांग जी हूँ वो कमीना, वो लूकस के साथ फाइट कर रहा है, ये पागलपन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी आर्केटिक मॉन्स्टर के सामने होता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो कि हर बार जब रीजनरेट होता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा माना बाहर निकल रही होती है। तो उसे देखते हुए लूकस कहता है ये माना ये बहुत ही ज्यादा है, तो सोचो आखिर तुम्हें कितना ज्यादा दर्द होगा। और इसी के साथ वो फिर से कांग को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कांग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूकस उसे डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है और वो अपने हाथ को ही उसके सर के अंदर घुसाड़ देता है। जहाँ पर वो कह रहा होता है कई बार बस किसी को सुनने की जरूरत होती है, ये बहुत ही ज्यादा मदद करती है, इसलिए मैं हर किसी की बात सुनता हूँ। ये कहते हुए एक अजीब सी टेक्निक का यूज करता है और उसके ब्रेन को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जहाँ पर जैसे ही कांग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब देख के लूकस कहता है जब से मुझे एबिलिटी मिली है तब से लगातार मैं ये आवाजें सुनते आ रहा हूँ, लोगों की दर्द की चीख, बीमारी या फिर किसी क्राइसिस में पड़े हुए लोगों की आवाजें, मैं ये सारी आवाज सुन सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं एम्बॉडिंग होप, सपोर्ट और हैप्पीनेस की आवाजें भी सुन सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसे अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, जहाँ पर कांग बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को काउंटर करता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूकस उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। जहाँ पर कांग फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार लूकस जस्ट अपने एक उंगली से ही उसे रोक लेता है, जहाँ पर वो उसके सर पे क्रूज का निशान बना देता है। जहाँ पर लूकस एक अजीब सी स्पेल को कास्ट करते हुए कांग को क्रूज जैसा बना देता है और ऐसे वो काफी सारे स्पेल पढ़ते जाता है, जिससे कि कांग का दिमाग खराब होने लगता है, वो अपने आप को ही हर्ट करने लगता है, जहाँ पर वो अपने आप को ही मारने लगता है। तभी अचानक वो रुक जाता है और कहता है रुको आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो अपने एक आंख को फोड़ देता है, जहाँ पर वो कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, मुझे उससे डर लग रहा है, क्या ये सब रिस्पेक्ट की वजह से है या फिर फेथ, लेकिन जो भी हो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है लूकस, तुम कमी नहीं कही के। हम देखते हैं कि हर कोई लूकस के लिए प्रे कर रहा होता है, जहाँ पर लूकस कांग को पूरी तरीके से कुचल देता है। सीन चेंज होता है, हम हान ताइसो को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए क्या रहा होता है, शिट ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि वो आर्केटिक
आर्केटिक मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर ये देखते हुए हांता इसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो आर्केटिक मॉन्स्टर उस अमेरिकन बास्टर्ड के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर मैं इस चीज को नहीं मार सकता तो मैं उस पर्सन यानी कि कांग को भी नहीं मार सकता। मुझे इसे मारना होगा ताकि मैं उस कांग को खुद से मार सकूं। सीन चेंज होता है, हम लोकस को देखते हैं जिसके सामने अचानक से कांग फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोकस उसे बहुत ही जोर से हिट करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पर कांग नीचे जाते हुए एक गटर में जाके गिरता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी उसके सामने एक लेडी आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है, और वो उसे देखते हुए कह रही होती है मेरे बच्चे। कांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो अपनी मॉम को देखता है और रोने लगता है। मॉम, क्या ये तुम हो? इसी के साथ हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कांग की मॉम उसे देखकर घबरा जाती है। उसके हाथों पे जो खाना होता है वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि कांग उसके सामने रो रहा है और उसके हाथों से खून निकल रहा है, जहाँ पर वो रोते हुए कहता है मॉम, मुझे लगता है कि मैं अवेकन हो चुका हूँ। हम देखते हैं कांग ने अपने हाथ को जानबूझ के काटा है, लेकिन चूंकि उसकी पावर अवेकन हो चुकी है तो जहाँ पर वो अपने हाथ को काटता है वहाँ से काफी सारे बोन बाहर निकल आते हैं जो कि उसे हील करने लगते हैं। वहाँ पर जो टीवी होता है उसमें भी एक हंटर का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पर कांग अपनी मॉम को गले लगाते हुए कहता है मॉम, मैं एक हंटर बनूंगा, मैं एक हंटर बनूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो हंसते हुए अपने मॉम को पुकारता है, लेकिन उसकी मॉम उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। कांग चिल्लाते हुए कहता है मॉम, ये मैं हूँ, आपका बच्चा कांग जीहोंग, अब मुझसे दूर क्यों भाग रही है? ये कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए अपने मॉम के हाथों को पकड़ता है, लेकिन उससे उसकी मॉम जख्मी हो जाती है और काफी जोरों से नीचे गिर जाती है। कांग उससे कहता है मॉम, क्या आप इस चीज की वजह से भाग रही है? नहीं, ये चीज मैं नहीं हूँ। ये कहते हुए वो काफी जोर से चिल्लाता है। उसकी मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे देखते हुए उसे काफी जोर से पंच करती है, जिससे कांग का चेहरा बिगड़ जाता है। तभी वहाँ पर लोकस आता है और उसे देखते हुए कहता है अपने माँ के बारे में तुमने जो मुझे स्टोरी बताई थी तो वो एक झूठ था। यहाँ पर कांग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो बार बार अपने मॉम को पुकार रहा होता है मॉम, मेरी बात सुनो। लोकस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक से कांग अपने एक स्ट्राइक के साथ उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। तभी लोकस के मुंह से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है जो कि सीधा जाते हुए कांग के मुंह के जरिए उसके अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ उसकी जो मॉम होती है वो उसकी भयानक चेहरे को देखते हुए बेहोश हो चुकी होती है। तभी अचानक से कांग की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसके एक्सप्रेशन, उसके बोलने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, मानो जैसे वो एक लड़की में बदल गया हो। जहाँ पे वो कह रहा होता है वाह, मुझे ये बॉडी काफी ज्यादा पसंद आया। हम देखते हैं कांग को एक लड़की कंट्रोल कर रही होती है जो कि लोकस से निकल के डायरेक्ट कांग के अंदर आई है, जहाँ पर हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी को देख रही होती है। वो कहती है मुझे ताकतवर आदमी बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं कमजोर आदमी से नफरत करती हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जिन आदमियों को मारा है उन्होंने मेरे चाइल्डिशनेस को एक्सेप्ट नहीं किया। हम देखते हैं उसके रूम में काफी सारे आदमी होते हैं जो कि बिना कपड़े के हैं और बिल्कुल मरे हुए हैं। इसी के साथ उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया गया है। आखिर ये कैसी औरत है? हम देखते हैं वो एक आदमी के प्यार में पागल होती है। वो और कोई नहीं बल्कि लोकस है। उसके कमरे में चारों ओर बस लोकस की फोटो है, जहाँ पर वो भी बिना कपड़ों के है और उनके ऊपर लेटी है। वो बार बार लोकस की फोटो देखते हुए उसे आई लव यू कह रही होती है। वो उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, यहाँ तक कि वो उसकी फोटो को चाटने लगती है और कहती है एक दिन मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहती हूँ। और इसी के बाद उसकी एबिलिटीज अवेकन हो जाती है, जहाँ पर अपनी पावर को हासिल करने के बाद वो उसी चर्च में जाता है जहाँ पर लोकस एक फादर के रूप में रहता है। वो पीछे से आते हुए उसकी बॉडी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेता है। उसे एक ऐसी स्किल मिलती है जहाँ पर वो किसी की बॉडी में एक हो सकती है और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। जहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं वो कांग की बॉडी पर कब्जा करते हुए कहती है वाह, ये वही है जो कि मैं हमेशा से चाहती हूँ, एक आदमी जो कि लोकस से भी ताकतवर हो। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। वो लोकस के अंदर होती है और उसकी सारी फीलिंग्स को महसूस कर पा रही होती है, यहाँ तक कि वो उसके पास्ट के मेमोरीज को भी देख सकती है, जहाँ पर वो देखती है कि छोटा कांग एक जगह सोया हुआ है, जहाँ पर उसके पास उसकी मॉम नहीं होती बल्कि वो कहीं जा रही होती है। कांग पीछे से आवाज लगाता है मॉम, आप कहाँ जा रही है? लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग रही होती है। ये देखते हुए कांग भी उसके पीछे पीछे आता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और जैसे वो नीचे गिरता है उसके चोट की वजह से
उसके बोन्स उसके चेहरे को ढकने लगते हैं। उसकी मॉम इस बदसूरत चेहरे को सह नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। कांग भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। मॉम प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं आपका लड़का हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाइए, मेरे साथ रहिए, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। क्या ऐसा इसलिए है कि मेरे डैड मेरी वजह से मरे थे या फिर ये मेरी ऐसी बेकार एबिलिटी की वजह से, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। वहाँ पर जोरों से बारिश हो रही होती है और कांग के सामने एक टूटा हुआ शीशे का बॉटल होता है। वो उसे उठाता है और अपने हाथों को काटता है, लेकिन वो फिर से हील हो जाती है। ये देखते हुए वो काफी जोर से चिल्लाता है और फिर से जोरों से अपने आप पर काफी सारे वार करते रहता है। कुछ ही समय बाद उसकी मॉम फिर से आती है और उसे पुकारने लगती है। वो देखते हैं कि कांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कांग भी अपने मॉम को देखते हुए कहता है, मॉम क्या मैंने गलत किया? अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये चीज ये कम नहीं हो रही, ये बढ़ते ही जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए मॉम? हम देखते हैं उसका एक हाथ बिल्कुल हड्डी से भर जाता है। वो कहता है, मॉम मुझे क्या करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखते हुए उसकी मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो रोते हुए अपने बच्चे को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। ये सब यादें देखते हुए वो लेडी हंस रही होती है। ये लड़का ये तो बिल्कुल पागल है, मुझे ये पसंद आया और अब मैं इस बॉडी को अच्छे से मूव कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो कांग की बॉडी को लेते हुए डांस करने लगती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो जोरों से हंस रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक दर्द होने लगता है। उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये क्या हो रहा है? शिट, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे दर्द हो रहा है। इसकी एक्सोस्केलेटन ये मेरे इंटेस्टाइन में घुस रही है, मेरी मसल्स ये अकड़ रही है, मेरी इंटेस्टाइन्स ये टूट रही है। शिट, ये क्या हो रहा है? ये रिजेनरेट होते ही जा रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा है। वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है। उसे हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो उसे सहन नहीं कर पा रही होती है। तभी कांग उससे कहता है, भाड़ में जाओ तुम बिच। इसी के साथ वो उसे बाहर निकाल देता है। वो लेडी उसे कुछ कहने वाली होती कि तभी कांग उसे बीच से चीर देता है और अपनी मॉम को पुकारता है। दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं, जिसका सर फिर से जुड़ जाता है और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अब तक उसे वो लेडी कंट्रोल कर रही थी और क्योंकि अब वो मर चुकी है तो लूकस के मेमोरीज उसे वापस मिलने लगते हैं। हम उसकी यादों में देखते हैं जब वो चर्च में था और उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। तब उसे एक एहसास होता है। वो एक ही पल में पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ देख लेता है। आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, यहाँ तक कि कांग कौन है और कांग का आगे क्या होगा, उसे सब कुछ पता चल जाता है। जैसे मानो उसे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान मिल चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, तो ये तुम्हारी विल है। हम देखते हैं उसे पहले पता था कि वो लेडी उसके पास जरूर आएगी और उसने खुद से ही उसे अपने ऊपर कब्जा करने दिया। हम देखते हैं उसकी रियल बॉडी काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगती है। कांग की भी नजर उसके ऊपर पड़ती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि लूकस अपने एक नए फॉर्म में आता है। उसकी पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अब किसी गॉड से कम नहीं है। वो गॉड को थैंक्स कहता है, हेवनली गॉड, आपने जो मुझे ट्रायल्स दिया है मैं उसे खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी तरफ कांग उसे देखते हुए बहुत ही हैरान होता है, अब ये बड़वा कौन है? तभी लूकस आते हुए उसे गले लगा लेता है और गॉड से कहता है, हालांकि आखिर आपने इस नादान बच्चे को इतना भयानक ट्रायल क्यों दिया? हम देखते हैं लूकस अपनी पावर का यूज करते हुए कांग को वापस नॉर्मल बना देता है। तभी एक भयानक और बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस टावर को निगलने लगता है, लेकिन लूकस की पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। कांग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर ये अटैक ने वहाँ के सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया है। वो सभी मॉन्स्टर उनकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। काफी सारे रेड गेट ओपन हो जाते हैं। तभी लूकस उसे टेरेस पे छोड़ते हुए आसमान में उड़ने लगता है और अचानक एक हेवनली गार्डियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ आसमान से ऐसे ही काफी सारे गार्डियंस बाहर आते हैं और उन रेड गेट और मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं। पूरे अर्थ में ये हेवनली गार्डियंस हर जगह पहुंच जाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स का सफाया करने लगते हैं। हम लूकस के बेटे को देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर वो अपने फादर के साथ होता है। वो आज अपने फादर से कहता है, डैड आज आप प्रे करने मत जाइए। ये कहते हुए वो रो रहा होता है, जो कि देखते हुए लूकस अपने बेटे को गले लगा लेता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जो पेरेंट्स को अपने बच्चे से अलग होना पड़ता है और एक टाइम पे बच्चे को अकेले ही चलना पड़ता है। लूकस का जो सन होता है वो रोने लगता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लूकस कांग के सामने होता है। वो उससे कहता है, कांग जियंग, बहुत ही भारी किस्मत तुम्हारा वेट कर रही है। तुम और भी ज्यादा पेन को एक्सपीरियंस करोगे और तुम्हें पहले से बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। ये खतरनाक होगा और काफी क्रूअल होगा।
हम देखते हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और एक रेड गेट में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं लूकस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि ये उसकी फाइनल फॉर्म थी और इस फॉर्म को इस्तेमाल करने की वजह से अब वो मरने वाला है। वो उस रोशनी में धीरे धीरे गायब होते हुए उससे कहता है, कांग प्लीज अपने ऊपर यकीन रखना और कभी भी भरोसा मत खोना। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मरते हुए आखिरी वक्त वो अपने एक और पास्ट को याद करता है, जहाँ पर वो और उसका बेटा एक हॉस्पिटल में होता है और उसकी वाइफ अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। वो इन सारी चीजों को याद करते हुए मन ही मन कहता है, मैंने बहुत आंसू बहाए हैं, अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ वो वहाँ पर खत्म हो जाता है। साथ ही हम दूसरी तरफ उसके बेटे को देखते हैं जो उसकी यादों में रो रहा होता है और अपने डैड को आखिरी गुड बाय कहता है। लूकस की वजह से सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं और अब ये दुनिया बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आसमान साफ हो गया है और सूरज निकल रहा है। दूसरी तरफ हम ताइसू को देखते हैं जो कि उसी गेट में है और उसने उस मॉन्स्टर को मार डाला है, जहाँ पर वो हंसते हुए कहता है, मैं लगभग मर चुका था लेकिन अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं उसे मार सकता हूँ। ये कहते हुए वो जोरों से हंसने लगता है। हमें ताइसू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटा ताइसू अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर क्या तुम्हें ये करना ही होगा? तो उसका ब्रदर उससे कहता है, ताइसू मेरी बात सुनो, तुम जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे गिल्ड भी उतनी ही बड़ी होगी और ये सब हमारे फादर के लिए है। ताइसू कहता है लेकिन, तो उसका ब्रदर चिल्लाते हुए उससे कहता है, इसे करो। और इसी के साथ वो अपनी पावर से एक जंजीर क्रिएट करते हुए उसके गले को दबोच लेता है और उसे जोरों से खींचते हुए कहता है, मैंने कहा ये करो कमीने कहीं के। ताइसू खांसने लगता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उसका भाई उसे और भी जोरों से खींचता है। ताइसू को दर्द हो रहा होता है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा मत करो, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। हम देखते हैं उसका जो भाई होता है वो उसे कुछ लोगों को मारने के लिए कहता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। रोसाना उसे देखते हुए कहती है, इसमें लूकस ने भी थोड़ी सी हेल्प की लेकिन तुमने काफी अच्छा काम किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि ताइसू उसके पास पहुंच जाता है। रोसाना उससे कहती है, जैसे कि मैंने वादा किया था आर्केटिक मॉन्स्टर से जो माना स्टोन मिलेंगे मैं उनमें से आधे को तुम्हें दे दूंगी। ताइसू कहता है, नहीं वो सारा मेरा है। रोसाना बिल्कुल हैरान होती है। ताइसू आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने सारे माना स्टोन को ऑब्जॉर्व कर लिया है। तो रोसाना उससे कहती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी बॉडी से सहन नहीं कर पाएगी। तभी अचानक से ताइसू उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रोसाना भी कम कहा, वो अपने एक ही उंगली से उसे रोक लेती है। यहाँ पर वो टेलेकिनेसिस पावर का यूज कर रही होती है। मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ताइसू कहता है, यहाँ पर कोई है जिसे मैं मारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया और इसी वजह से अब तुम भी मरने वाली हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अचानक से रोसाना के पीछे से बाहर आता है और ये बिल्कुल उसके सोल की तरह लग रहा होता है, या फिर कोई क्लोन टेक्निक। वेल मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये बड़ा कूल टेक्निक है। वो बाहर निकलते हुए उसके ऊपर अपने हाथों से अटैक करता है और उसके सर के एक हिस्से को तबाह कर देता है। चारों तरफ बस खून खून हो जाता है, लेकिन रोसाना अब भी जिंदा होती है। वो उससे कहती है, ये माना स्टोन्स ये सारे रेसियन हंटर्स को 10 गुना ज्यादा ताकतवर कर सकती थी, लेकिन तुमने इसे इस वजह से खा लिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि रेसिया के आगे फाइट करने से तुम्हारा अंजाम क्या होगा? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेती है। उसका आधा सर पूरी तरीके से जल चुका होता है। तभी ताइसू फिर से अपने उसी टेक्निक का यूज करता है और इस बार वो सिर्फ 2 नहीं बल्कि काफी सारे होते हैं और वो सभी मिलके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन रोसाना इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एक ही सेकंड में उन सबके चीथड़े उड़ा देती है। ताइसू की बंदी ये देखते हुए घबरा जाती है। ये देखते हुए ताइसू से बचाने के लिए उसे पीछे ले जाता है। रोसाना कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले मैं इसे मारूंगी। ये कहते हुए वो काफी सारे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े ताइसू के बंदे के ऊपर दे मारती है, लेकिन ताइसू अपने पावर का यूज करते हुए उसे बचा लेता है और अपने काफी सारे क्लोन बनाते हुए रोसाना पर अटैक करता है। रोसाना बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जिसे ताइसू बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा होता है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। ताइसू कोशिश करते जाता है, वो रुकता नहीं। ये लड़ाई काफी टाइम तक चलती है, लेकिन ताइसू अब भी नहीं रुकता। वो काफी सारे क्लोन के साथ फिर से रोसाना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रोसाना उन सभी को ऐसे फोड़ रही होती है जैसे कि मानो दिवाली चल रही हो। आसमान में बस पटाखे नजर आ रहे हैं। वो ताइसू को हवा में उड़ाती है और एक ब्लैक होल में फेंक देती है। तभी हमें ताइसू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइसू अपने बंदी से मिलता है। वो उससे कह रहा होता है, ये जो मैंने आज किसी को मार डाला, लोगों को मारना ये बहुत ज्यादा बुरा है। ये कहते हुए वो उस स्लाइड के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर ये जो भी उसके पीछे पीछे आती है। यहाँ पर ताइसू रो रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ,
मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता। ये कहते हुए वो काफी जोरों से रो रहा होता है और इसी के साथ सीन ऐसे ही प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। और वो ऐसे कहते कहते लाखों करोड़ों क्लोन्स बना लेता है। कांग को मारने की उसकी ये चाहत उसे पागल बना देती है। वो इतने सारे क्लोन बनाता है कि वो ब्लैक होल में एक बड़ा सा पहाड़ क्रिएट कर देता है और वापस रोसाना के ऊपर अटैक कर देता है। सीन कांग की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर उसके सामने लूकस मर जाता है और कांग की पावर चले जाती है। कांग बिल्कुल बिना कपड़ों के होता है। वो उदास होते हुए नीचे बैठ जाता है और रो रहा होता है। लूकस, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? आखिर इतना दर्द क्या था? लेकिन अब मेरी बॉडी ये वापस आ चुकी है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब मैं अपने मॉम को देख सकता हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी सकता हूँ। वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी अचानक से कोई आते हुए उसे कुचल के रख देता है। उसके शरीर का एक अंग भी नहीं बचता, चारों तरफ बस खून ही खून होता है। जहाँ पर से कहता है अब ये क्या चीज है। इसी के साथ हमें रोसाना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम रशिया प्रेसिडेंटल ऑफिस में देखते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट फ्लोर पर लेटा है। वो कहता है एक मॉन्स्टर जो कि एक न्यूक्लियर को भी सह सकता है, अब ये दुनिया तबाह होने वाली है, अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पर रोसाना आती है और उससे कहती है मिस्टर प्रेसिडेंट, हम उसे माना से खत्म कर सकते हैं। हम देखते तब रोसाना रशिया की नेशनल डिफेंस मिनिस्टर थी, जहाँ पर वो कहती है हमें बस अवेकन को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो प्रेसिडेंट उदास होते हुए कहते हैं नहीं, बहुत लेट हो चुका है, हमने पहले ही सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लॉन्च कर दिया है, अब कोई रास्ता नहीं है। रोसाना हैरान होती है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? प्रेसिडेंट कहते हैं चलो एक साथ मरते हैं। और इसी के साथ काफी सारे न्यूक्लियर्स उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। रोसाना ये देखते हुए कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करती है और अपने टेलीकिनेसिस पावर से वो उन सारे के सारे न्यूक्लियर्स को अंतरिक्ष में ले जाती है और उन्हें बाहर ही ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट पहले ही सदमे में है, वो अभी भी भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि उसे बचा ले। तभी वहाँ पर रोसाना आती है, जो कि देखते प्रेसिडेंट डर जाता है और फिर से लेट जाता है। हम देखते हैं रोसाना को काफी ज्यादा चोट लगी है। और हाँ गाइस, ये चोट उसके पास पहले से ही थी, मतलब ताइसू के अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वेल, थोड़ी सी गलत एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे माफ कर देना। वेल, हम देखते हैं वो उस प्रेसिडेंट की तरफ आगे बढ़ती है और उससे कहती है मैं माफी चाहती हूँ प्रेसिडेंट, नहीं फादर, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए वो रो रही होती है और हमें पता चलता है ये जो प्रेसिडेंट है ये और कोई नहीं बल्कि उसके फादर है। और इसी के साथ वो अपने फादर को मार देती है। अब अचानक उसे कॉल आता है। वो पर्सन कहता है रशिया ने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी है और अब दुनिया के भलाई के लिए हम रशिया को खत्म करने वाले हैं। ये देखते हुए रोसाना हैरान होती है, ये क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं रशिया की नेशनल डिफेंस मिनिस्टर रोसाना हूँ, प्रेसिडेंट मर चुका है, हम सरेंडर करते हैं, आप ऐसा मत करिए। तो वो जो पर्सन होता है वो उसे बीच की उंगली दिखाते हुए कहता है भाड़ में जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके बच्चे आते हैं। मॉम, ये क्या हो रहा है? वो उनसे कहती है तुम लोग यहाँ पे आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने के लिए, ये जगह डेंजरस है। जिन्हें देखते हुए वो कहती है मैडेव, एलिसा, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने की कसम खाती हूँ। और इसी के साथ वो उन दोनों को गले लगा लेती है। इसी के साथ सीन उसी वक्त पर आता है जहाँ पर ताइसू उसके ऊपर अटैक करता है। वो मनी मन कहती है हाँ, मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था, मैं अब हार नहीं सकती, मैं इस कमीने से नहीं हार सकती हूँ। वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती कि तभी ताइसू उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। सीन चेंज होता है, हमें रशियन अवेकन रेजिडेंटल डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिसा एक बूढ़ी औरत से कह रही होती है वह हंटर्स जो कि अमेरिका गए हैं वो लोग जरूर सेफ होंगे, है ना? तो बूढ़ी औरत उन लोगों से कहती है ऑफ कोर्स वो लोग जल्दी आ जाएंगे। तो एलिसा और मेडिसन कहते हैं हम दोनों भी अवेकन हो चुके हैं, हम भी फाइट कर सकते हैं। तो बूढ़ी औरत कहती है मैडेव, एलिसा, तुम दोनों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई ना हमें जरूर प्रोटेक्ट करेगी। वो ये कह रही होती है कि तभी उसके शब्द को पूरा करने से पहले ही कोई उसे मार देता है, साथ ही वो पर्सन मेडिसन को भी मार देता है। वहाँ पर सिर्फ एलिसा ही बचती है और इसी के साथ हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि ताइसू है जो कि इसके सामने आता है। एलिसा ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन ताइसू उसे वहाँ पर छोड़ के ही वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे काम को मारना है। लेकिन पता नहीं इसको क्या मूड स्विंग होते रहते हैं। वो अपनी पावर का यूज करते हुए एलिसा को भी खत्म कर देता है। वेल गाइस, सच में तुम लोगों को रेस्ट करना चाहिए, ये मानवा में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लोग तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। वेल, सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कांग की हालत देखते हुए कहता है आखिर ये क्या है, ये तो बड़ा बकवास चीज है। यहाँ पर हम देखते हैं कांग की पावर अब तक गई नहीं होती, वो फिर से रीजनरेट हो रहा होता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पर्सन लात मारते हुए टेरेस्ट के नीचे फेंक देता है। कांग
कांग अपने आप को फिर से रिकवर करता है और आगे बढ़ते हुए अपने मॉम के करीब जा रहा होता है। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो चल सके, वो रेंग रेंग के आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर पीछे से बार बार से उसे मार रहा होता है। वो कहता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कांग जैसे ही अपने मॉम को पुकारने के लिए एम वर्ड कहता है, उससे पहले ही ताइसू उसे मार रहा होता है और ऐसा वो हर बार करता है। ये तो काफी ज्यादा रिदमिक है, मुझे मजा आ रहा है। ये तो बिल्कुल किसी गाने जैसा लग रहा है। यहाँ पर कांग अभी भी अपने मॉम को पुकार रहा होता है तो ताइसू कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम जैसा लड़का जो कि इतना बड़ा हो चुका है वो अभी भी अपने मॉम को पुकार रहा है। तो कांग से कहता है तू कमीना कहेगा, क्या तेरी कोई माँ नहीं है? तू गंदे नाले के कीड़े कहीं के। वो ये कहता है कि तभी ताइसू उसे लात मारते हुए उसे रेड गेट के अंदर फेंक देता है। इसी के साथ फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग की मॉम की आंखें खुलती है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सेम उससे कहती है तो तुम जाग गए हो? तो कांग की मॉम कहती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ? सेम उससे कहती है ये हंटर एसोसिएशन है, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी के साथ वो सभी बंकर के रास्ते बाहर निकल रहे होते हैं जहाँ पर सिम मनीमन कहती है हमें इस बंकर के रास्ते बाहर निकलना होगा। तभी बीच में से वो जो बंकर होता है वो टूट जाता है और उनके सामने कांग आके गिरता है, जिसे देखते हुए उसकी मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है। कांग उसे पुकार रहा होता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये कांग है। ऐसा बदसूरत घिनौना शख्स आखिर उसका बेटा कैसे हो सकता है? और इसी के साथ सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं उसकी मॉम को होश आता है, वो यही सभी याद कर रही होती है। तो तुम फिर से जाग गए हो? अभी हम लोग एनेक्स बंकर में हैं। तो कांग की मॉम कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो चीज वो मेरा लड़का नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो चिल्ला रही होती है। तो सेम उससे कहती है वो तुम्हारा बच्चा ही है, तुम्हारा बच्चा कांग जियंग। एक एक्सीडेंट की वजह से वो एक ब्लड गेट में फंस गया था। हालांकि वो वहाँ से भाग के बच निकला, लेकिन मॉन्स्टरफिकेशन की वजह से वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया। वो कांग की मॉम को कांग की फुटेज दिखा रही होती है जहाँ पर ये देखते हुए कांग की मॉम जोरों से रो रही होती है। सेम उससे कहती है उसके बाद उसने ब्लड गेट के एक्सप्लोजन को बंद किया और वर्ल्ड के हंटर से फाइट करने लगा। वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हें बचा सके। ये सुनते हुए कांग की मॉम शांत होती है और बड़े गौर से अपने बेटे की फुटेज देख रही होती है। दूसरी तरफ कांग की आंखें खुलती है और वो अपने छोटे वाले रूप में होता है। ये देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है, ये क्या है? क्या ये मेरा घर है? वो देखता है कि वो अपने पहले वाले घर में है। क्या मैं वापस आ चुका हूँ? क्या ये सच में मेरा पास्ट है? तभी वो देखता है कि उसके सामने उसकी मॉम खड़ी हुई होती है। वो अपनी मॉम को बुलाता है और कहता है मॉम क्या ये आप हो? तभी उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है और वो बिल्कुल कांग की तरह ही लग रही होती है, जो कि काफी क्रीपी सा इस्तेमाल कर रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कांग वही रेड गेट के अंदर होता है। उसकी बॉडी पे अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। एक बार फिर से एक ऐसी अजीब चीज होने लगती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जहाँ पर वह फिर से एक बार कांग के पास का सीन दिखाया जाता है और ये उसी पल की बात है जब कांग के डैड की मौत हुई थी, जहाँ पर वो अपने मॉम से कहता है मॉम क्या तुम ठीक हो? तो वो उससे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांग कहता है लेकिन मेरी वजह से डैड। तो उसकी मॉम उससे कहती है जियंग सिर्फ स्माइल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब याद करते हुए कांग काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। उसकी बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो उसे सहन नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी मॉम के बातों को याद करते हुए वो हंस रहा होता है और फिर से अपने वही रूप में वो वापिस आ जाता है और उसे गेट से बाहर निकलते हुए ताइसू के ऊपर जंप कर देता है और बहुत ही जोरों से हंसते हुए कह रहा होता है ये क्या हो गया? मैं फिर से वही बदसूरत चीज बन गया। मैं सिर्फ अपनी मॉम को देखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो अचानक से अपने पूरी बॉडी को रोटेट करते हुए ताइसू की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कि मानो उसे किसी घोस्ट ने पोजेस किया है। वो ताइसू से कहता है आखिर तूने ऐसा क्यों किया? आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू कमीना कहीं का। और सच में गाइस ये इस बार बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। तभी वो जो पर्सन होता है वो उससे बचने के लिए दूर हट जाता है, लेकिन कांग फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सीन चाइना में शिफ्ट होता है। एक हंटर किसी पर्सन से कह रहा होता है वो मॉन्स्टर वो एक अलग लेवल पर है, यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे हार गया है, क्या हम फाइट बैक कर पाएंगे? उसके सामने जो पर्सन बैठी हुई होती है वो कहती है हाँ ये कितना ज्यादा बेकार है, तुम्हें क्या लगता है कि वो हार जाएगा? हम देखते हैं जो पर्सन है ये चाइना के नंबर 2 SSS रैंक लिंग झुवई है, यानी कि इसका मतलब कांग जिस पर्सन से फाइट कर रहा है वो एक चाइनीज हंटर है, जो कि शायद से कोई एरागर हंटर नहीं बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। झुवई कहती है वो मेरा ब्रदर है। चाइना ने अपनी हाई नंबर्स के हंटर्स के साथ गेट्स डिवीजन को काफी जल्दी रिसॉल्व कर लिया। इसमें जो हंटर्स थे वो नेशन के कंट्रोल से बच निकले और एक साथ मिलके एक नए जनरेशन को स्टार्ट किया, जिसमें शाओलिन मॉनेस्ट्री S रैंक
रैंक तान हुआजी, शामन सेक्ट SS रैंक पे युनचेन, MA सेक्ट से SS रैंक झाओ यू, बैगर सेक्ट से SS रैंक फैंग शाओवेन और माउंट हुआ सेक्ट से SSS रैंक जुआ आओमिन, ये सभी शामिल थे। हालांकि वो सभी 2 लोगों के हाथों मारे गए। हम देखते हैं कि उन सारे के सारे हंटर्स को सिर्फ 2 लोगों ने ही खत्म किया है। एक तो लिंग जूवी है और दूसरा उसका ब्रदर, जहाँ पर जूवी उसे कहती है तुमने सभी को मार डाला है और मैं उन्हें अपने स्लेव्स में रिवाइव कर रही हूँ, तो क्या इस तरह हम चाइना को यूनिफाई करेंगे? तो उसका ब्रदर कहता है हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ वो दोनों मिलके एक आर्मी क्रिएट कर लेते हैं और ऐसे ही चाइना को यूनाइट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चाइना का वो हंटर कांग से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और सच में यहाँ पर मेरा आना ये वर्थ इट था। ये कहते हुए वो कांग के 2 टुकड़े कर देता है, जहाँ पर हमें जुवे की आवाज आती है। इन दोनों के फाइट में सिर्फ एक इंसान है जो कि जिंदा बचेगा और वो है चाइना का नंबर 1 SSS रैंक लिंग गुआंग। तभी अचानक से कांग गुआंग के चीथे उड़ा देता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जहाँ पर वो कहता है क्या तुम्हें मजा आ रहा है? तो अब बताओ कैसा लग रहा है? तभी अचानक से गुआंग जो है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, यानी कि इस पर्सन के पास भी एक कमाल की हीलिंग एबिलिटी है और इसी के साथ वो कांग के ऊपर काफी सारे अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जिस बिल्डिंग पे थे उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं, जहाँ पर गुआंग कहता है हाँ मुझे सच में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तभी कांग पीछे से आता है और इससे कहता है यस मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, अब तुम मरो कमीने कहीं के। कांग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन जुआंग उसे काफी इजीली ब्लॉक कर देता है और कहता है लेकिन मुझे ये एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिससे मैं फाइट करना चाहता था वो एक मॉन्स्टर होना चाहिए, लेकिन तुम तो एक इंसान हो। कांग कहता है तो इसमें क्या हो गया? जो भी हो मैं तुम्हारे अंदर से माना सेंस कर पा रहा हूँ और इसका मतलब यह है कि तुम डेफिनेटली एक मॉन्स्टर हो। ये सुनते हुए कांग को गुस्सा आ जाता है और वो काफी जोरों से उसे एक हेडबट मारता है, जहाँ पर गुआंग कहता है लेकिन एक बात तो है मॉन्स्टर फाइट करते समय किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करते, इसका मतलब जरूर तुम्हारे पास कोई ना कोई होगा या फिर कोई उस और होगा जिसकी तुम चिंता करते हो। ये कहते हुए वो उसी हंटर एसोसिएशन की तरफ इशारा करता है। उसके जवाब में कांग कहता है हाँ यहाँ पर कोई है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरी मॉम है, भले उसने मुझे छोड़ दिया है और भाग गई लेकिन मैं अभी भी उनसे प्यार करता हूँ। गुआंग कहता है तो इसके पीछे कहानी है। वेल मेरी भी एक कहानी है। जब मैं और मेरे सिस्टर छोटे थे तब हमने ठान लिया था कि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे, भले ही सामने जितने भी पावरफुल एनिमीज क्यों ना हो हम उनसे फाइट करेंगे। तो अगर तुम स्ट्रांग हो तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, तो अगर तुम स्ट्रांग हो तो मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें हराऊंगा, तो चलो इसे करते हैं। और वो अपने वेपन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं उसके वेपन में भी कुछ फेस जैसा होता है और ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है, उन्हें भी दर्द हो रहा होता है। गुआंग कहता है मुझे मजा आ रहा है, तो कांग हंसते हुए कहता है हाँ और मुझे भी। इसी के साथ वो उसके वेपन के 2 टुकड़े कर देता है और उसके हाथों में उस अजीब से दिखने वाले वेपन का एक आंख आ जाती है, जहाँ पर गुआंग कहता है ये एक ईगो स्वॉर्ड है, हंटर्स के लाशों को यूज करके एक ब्लैक स्मिथ ने इसे मेरे लिए बनाया था, ये बढ़िया है ना? तो कांग आगे बढ़ते हुए कहता है सच में ये काफी ज्यादा कूल है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। गुआंग भी उसके सर के धड़ को अलग कर देता है, लेकिन पलक झपकते ही कांग फिर से रीजनरेट हो जाता है और उसे दीवारों पे पटक देता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा पर्सन आता है जो कि गुआंग को पुकारता है। इसे कोई आम इंसान मत समझना, ये एक S रैंक ब्लैक स्मिथ है, गैल यागबोंग, जो कि उसके लिए वो लाशों के वेपन बनाता है। गुआंग उसे देखते हुए कहता है ओह बुढ़े, तो तुम यहाँ पर आ चुके हो, क्या तुमने उन हंटर्स के लाशों को इकट्ठा कर लिया है? तो बुढ़ा कहता है हाँ यहाँ पर काफी सारे हैं, ये लगभग 40 के आसपास होगा। तो गुआंग कहता है अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते हुए वो कांग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो बुढ़ा उनके लाशों को कुचलते हुए वेपन को फोर्ज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो जो लाशें होती है वो अभी भी जिंदा होती है, उन्हें दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ पर काफी समय बाद वो एक बड़ा वेपन क्रिएट कर देता है जो कि एक बड़े कांटेदार गोले जैसी होती है। ये देखते हुए गुआंग कहता है ये तो मास्टरपीस है, थैंक्स ब्रो। और इसी के साथ वो उस वेपन को लेते हुए कांग के ऊपर पटक देता है। उस वेपन में जो लाशें होती है वो सभी चिल्ला रहे होते हैं, कोई अपने मॉम को पुकार रहा होता है तो कोई अपने चाहने वाले को। जहाँ पर एक बच्चा अपनी मॉम को पुकार रहा होता है तो उसकी मॉम उसके बच्चे को। कांग उनके सर को लेते हुए उन्हें मिक्स कर देता है और कहता है हो गया तुम्हारा एक फैमिली रियूनियन, बताओ ये कैसे लग रहा है? सच में ये अमेजिंग है। ये कहते हुए वो उन्हें चाट रहा होता है। वो सारे स्टूपिड कमीने जो कि मॉन्स्टर्स के जरिए मारे गए हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा है
मैंने भी इन जैसे कई सारे लोगों को मारा है जो कि एक पल जिंदा थे, लेकिन अब ये तो पहले ही मरे हुए हैं। ये मेरे लिए और भी ज्यादा इजी है, इन्हें खत्म करने में मुझे मजा आ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। और ये कहते हुए वो उस वेपन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी गुआंग उसके ऊपर एक और सीक्रेट वेपन से अटैक कर देता है और उसे बताता है, मैं अपने हर फाइट को रिकॉर्ड करना चाहता था और इसी की तलाश में मुझे 5 साल पहले कोरिया में एक आंख मिली। और क्या तुम जानते हो इस आंख का ओनर कौन है? उस वेपन के माना को कांग सेंस कर पा रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है ये वेपन और कोई नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसे उसने ही मार दिया था। हम देखते हैं उस वेपन की वजह से गुआंग कांग के बेस्ट फ्रेंड की सारे पास्ट मेमोरीज को देख पा रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कांग के साथ क्या क्या हुआ। उसे पता चलता है कि कांग कितना भगोड़ा था। वो उससे कहता है, तो तुम फाइट भी नहीं कर पाए और भाग गए, तुम एक घिनौना कीड़ा हो। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कांग के हजारों टुकड़े कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम कांग के कॉन्शियसनेस में देखते हैं उसे अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और वो अपने सामने अपने दोस्त को ही देखता है। वो उसके सामने झुक जाता है और रोने लगता है। तो उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है, दोस्त सब ठीक है, हम दोस्त हैं, है ना? तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, आखिर तुमने मुझे क्यों मार डाला? ये कहते वो कांग के सामने चिल्ला रहा होता है और ऐसा ही कई सारे लोगों की आवाज कांग के कानों में गूंज रही होती है। वो मेंटली पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसे दोहरे पड़ रहे होते हैं, वो चिल्ला रहा होता है। वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो अपने गले को ही काट लेता है। वो बार बार रीजनरेट होता है लेकिन फिर से वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो जितनी बार रीजनरेट होता है उतनी ही बार अपने गले को काट रहा होता है। ऐसे ही वो हजारों लाखों बार कर रहा होता है। कांग की ऐसी हरकत देखते हुए गुआंग उसकी तरफ मुड़ता है, जहाँ पर कांग उससे कहता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? सीन फिर से चाइना में शिफ्ट होता है। हमें उसी हवेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झुवे कह रही होती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उसे मजा आ रहा है। तभी वो हंटर उससे कहता है, झुवे नॉर्थ इंड के सारे हंटर्स वो खत्म हो चुके हैं। झुवे ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइसू ने वहाँ के सारे हंटर्स को खत्म कर दिया है।